हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पीआर नोवेल स्टोरीज पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की स्टोरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोरीज को। लगी वही सिया जो कमरे में मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ पैरों पर मॉइस्चराइजर लग रही थी। अचानक उसे छींक आने लगी। एक बार दो बार 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 सिया एक लंबी सांस लेकर खुद को संभालते हुए कहती है, कौनला माझी एवढी आठवण येत आहे रे बाबा, जो कोनी पण आहे पुनरन वैदा आहे। फिर उसे छिक आने लगी। छिक कर वह अपनी नाक को रब करती है और फिर बैग पर जाकर सो जाती है। बहुत समय बाद अपने कमरे में और अपने बिस्तर पर आकर उसे बहुत अच्छा फील होता है और सुकून से वह सो जाती है। वही राम के स्टडी रूम में इस वक्त तीनों भाई वहां पर थे। नक्श बहुत गुस्से में था और गुस्से में आकर उसने सोफे पर जोरदार लात मारी। सोफा उसके वजह से एक तरफ होकर गिर गया। ये देखकर राम कहता है नक्श, जिस पर नक्श राम पर चिल्लाते हुए थे, क्या भाई नक्श, आप दोनों के होते हुए मॉम के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप और भाई आप दोनों कुछ नहीं कर पाए, बस देखते रहे। देखा उसे लड़की की वजह से आज मॉम की क्या हालत है। मैं अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहा। सब उसे सिया की गलती है। आखिर क्यों वह हमारी जिंदगी में आई? क्यों उसके आने से पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब से वही तब से सब कुछ खराब हो गया। क्यों आई? काश हो कहीं मर जाती। वह इतना ही बोला था कि अर्यक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार जाता उसके खींचकर कान के नीचे लग देता है। इतना जोरदार था कि वह अपना बैलेंस नहीं बना पाए और नीचे गिर गया। उसका चेहरा भी एक तरफ हो गया था। पूरे स्टडी रूम में पहले जो हल्ला मचा था वह एकदम सन्नाटे में बदल गया। नक्श अपना सर उठाकर सामने खड़े अधिक को देखना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लाइफ में पहली बार किसी ने उसे पर हाथ उठाया था और वह भी उसके बड़े भाई ने। वह खड़ा होता है, अपने गाल पर हाथ रखे हुए ही कहते हैं, आपने मुझ पर हाथ उठाया, आपने मुझ पर हाथ उठाया। भाई किसके लिए? उसे लड़की के लिए जिसे हम बस कुछ समय से जानते हैं। इससे पहले तो उसके बारे में हमें पता भी नहीं था और आपने उसके लिए मुझ पर हाथ उठा। अब आपको सिर्फ वही जरूरी है ना? उसने जो माँ के साथ किया, रागिनी ने के साथ किया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आपके लिए वही सही है। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़कर गई है जो आप उसके लिए ये सब कर रहे हैं, पर यह गलत है भाई, आप गलत है। उसकी बात सुनकर राम उसे समझाने के लिए आगे आ ही रहा था कि नश ने उसे पीछे धक्का दे दिया। राम दो कदम पीछे होकर तो वही अधिक ने आगे जाकर उसके शर्ट को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या पता है तुझे? तुझे पता है वहां क्या हुआ? किसने किया? किस लिए किया? कुछ पता है? फिर तुझे कैसे पता? ये सब सिया की वजह से हुआ है। मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। नक्श जो चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बात कर रहा था वह कुछ देर के लिए रुकता है, फिर अधिक पर ऊंची आवाज में, खत्म। मैंने रागिनी और माँ की सारी बातें सुन ली। मुझे सब पता है। ये सब उसे सिया की वजह से हुआ है। उसने ही मिस्टर बजाज को ये सब करने के लिए कहा है। आप भले ही कितनी ही उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर लो, मैं उससे ऐसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। देखना उसका तो मैं वो हाल करूंगा। वह बोलते बोलते रुककर, क्योंकि इस बार राम और अधिक दोनों अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे देख रहे थे, तभी राम दोनों के बीच में आता है और दोनों को अलग करता है। फिर नक्श का शर्ट ठीक करते हुए और उसके बाल ठीक करते हुए उसके आंखों में देखते हुए बहुत गंभीर तरह से कहते हैं, हम सब में नक्श तू छोटा है, इसीलिए आज तक तू जैसा भी बिहेवियर करता आया, तूने जो भी किया सब माफ, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आइंदा से तेरी आवाज अधिक के सामने ऊंची हुई तो आज बस एक तमाचा पड़ा है, अगली बार आवाज उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात, इतना भी छोटा नहीं है, समझा? अगर हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर ना हो तो बेवजह अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रहता है जब सच्चाई पता चलती है। और हाँ, थे हम दोनों वहां पर तूने एक बार भी पूछा हम यूनिवर्सिटी में क्यों गए थे? माँ वहां क्या कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ के साथ इतना सब कुछ मिस्टर बजाज ने किया? ऐसा तो नहीं है कि कोई पागल है सड़क पर इते जाते लोगों को ऐसे मारता फिरे, तो अपने इस छोटे से दिमाग पर जरा जोरदार और काम करा इसे। और आइंदा से एक भी शब्द गलत तेरे मुंह से निकला ना तो देख लेना, आज प्यार से समझा रहा हूँ, समझ ले। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, जितना जल्दी हो सकता है समझ ले। इतना बोलकर वह अधिक से दूर होता है और अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वही अधिक भी एक नज़र उसे गुस्से से घूरता है और फिर वह भी अपना चेहरा उस फेर कर राम की तरफ देखते हैं।
कहता है भाई आपको पता चला किसने माँ से कांटेक्ट किया था और हमारी डिटेल्स सिया के डिटेल फॉर्म में कैसे पहुंची, उन्होंने हमें कैसे कांटेक्ट किया, क्योंकि जितना मैं सिया को जानता हूं और उसने जैसे कहा उसने कहीं भी राव परिवार का ये हम में से किसी का जिक्र तक नहीं किया। फिर उन्होंने लोगों को कैसे पता कि सिया हमसे कनेक्ट है और उनके पास हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे दे। हमें अगर इस मामले को सुलझाना है तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, कोई तो है इस सब के पीछे और हमें जल्द से ढूंढना होगा, क्योंकि इस वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वही राम भी उसकी बात पर अधिक भी कहता है जी भाई और सर। वही दोनों ने नक्श को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वह ऐसे बीएफ कर रहे थे जैसे नक्शा हो ही ना। वह नक्श पहले बहुत गुस्से में था, नाराज था, उसे इस बात का गुस्सा पहले ही था कि उसके माँ के साथ ऐसा हुआ, पर अब उसके भाई भी सिया की वजह से उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही जब उसने अपने दोनों भाइयों की बात सुनी तो वह सोचने के लिए मजबूर हो गया, पर कहते हैं ना गुस्सा अंधा भेरा बना देता है, इसीलिए वह कुछ नहीं पूछता और वहां से गुस्से में दंदनाते हुए दरवाजा पटक कर चला जाता है। पर दोनों में से कोई उसे पर ध्यान नहीं देता। पर वही कमरा के बाहर कोई तो था जो इस वक्त पिलर के पीछे छुपकर सभी बातों को सुन रहा था। उसके बाद वह शख्स जल्दी से वहां से निकाल कर एक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और दरवाजे कौन करता है। अंदर से रागिनी की आवाज आती है। अंदर है तो वह मेड जो रागिनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी, वह अंदर आती है और वह कहती है मैडम आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। इतना बोलकर वह स्टडी रूम में हुई सभी चीजों की डिटेल इन्फॉर्मेशन रागिनी को देती है। वही रागिनी नहीं, जब सब चीज सुनती है तो उसे घबराहट होने लगती है। अगर सबको पता चल गया कि इन सब के पीछे कौन है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबके सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा, फिर कोई उसे अपनाएगा नहीं। यही सब सोते हुए उसके पसीने छूटने लगे। उसके अंदर एक अलग ही डर और बेचैनी ने जगह कर ली। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहे थे, किसी भी हाल में ये सब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और दूसरे की कैसे भी करके सिया को अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसीलिए वह उसे सर्वेंट से कहती है ठीक है, इसके लिए आपको इनाम बाद में दे दूंगी, इस वक्त आप यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला रहना है। इनाम की बात सुनकर तो वह सर्वेंट ऐसी भी खुश हो गई और खुशी खुशी वहां से चली कि वही रागिनी कुछ सोच में गुम हो गए। वही मानव के विला में दोपहर के लगभग 2 बजे गए थे और इस वक्त घर के लिविंग हॉल में बहुत चहल पहल मची हुई थी। बड़े से स्मार्ट टीवी पर इस वक्त वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, बस शुरू ही हुआ था। सोफे पर सिया बैठी हुई थी, उसने एक नॉर्मल टी शर्ट और शर्ट पहने हुए थे और सामने बड़ा सा आइसक्रीम का टब लेकर वह बैठी हुई थी और मैच को बड़े ही गौर से देख रहे थे। वही उसके आसपास लीला आंटी और बाकी के सभी सर्वेंट पर बैठे हुए थे, सब सिया के साथ मिलकर मैच देख रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। जब कोई इंडियन टीम मेंबर विकेट लेता तो वही एक साथ चिल्लाते थे और फूटिंग करते थे। वही जब इंडिया की बैटिंग की टाइम आई तो हर 6 पर हर 4 पर सबके मुंह से तालियां सिटी बसी थी, पर विकेट पर गालियां भी निकलती थी। ऐसी मैच देखते हुए उन सबको समय का पता ही नहीं चला कब दोपहर से शाम हो गई और लगभग 8 बजे बज गए, पर किसी ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। सब मैच पर फोकस है। तभी घर का दरवाजा खुला, मानव और ध्रुव अंदर है। ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा, हमेशा जब भी वह वहां आता था घर के सभी सर्वेंट उसे काम करते हुए दिखते थे और उन्हें देखते ही ग्रेट करते थे, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। पर जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उनके कानों में शोर, तालियां, सिटी की आवाज बढ़ती जा रही थी। जब लिविंग एरिया में सोफे की तरफ पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर मानव की आंखें सिकुड़ गई, वही ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सब ने हाथ में पॉपकॉर्न या कुछ और स्नैक्स लिए हुए थे। सिटी तालियां बजा रहे थे और पूरे मन से टीवी को घर रहे थे। वही विराट कोहली इस वक्त बैटिंग कर रहा था, उसे देखते हुए तो उसकी पलकें भी नहीं झटका रही थी। देखते ही देखते विराट कोहली ने एक चौका मारा और उसकी सेंचुरी कंप्लीट हुई और इसी के साथ इंडिया वह मैच जीत गया। और ऐसे होते ही सिया ने पॉपकॉर्न का टब हवा में उड़ा दिया और डांस करने लगी और नाचते हुए कहने लगी, मेरे पहले प्यार से यही उम्मीद थी, विराट कोहली जीत गया, यस इंडिया जीत गई। वह इतना खुश हो गई कि उसने जाकर टीवी पर किस कर दिया, क्योंकि उस वक्त उस पर विराट कोहली को दिखा रहे थे। और सर वही सिया की इस हरकत पर सभी हंस दिए, पर कोई था जिसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसकी आंखों में गुस्सा, जेलस साफ देखी जा सकती थी
और वह अपने गुस्से से लाल आंखों से बसिया को भर रहा था। इन सब से अनजान सिया सभी सर्वेंट के साथ कूद कूद कर नाच रही थी। तभी एक सर्वेंट नाम मानव को देख लिया और उसे देखकर वह नाचते हुए वो रुक गया। फिर एक एक कर सबका ध्यान उस तरफ चला गया और वो सभी शांत हो गए। थोड़ी देर पहले जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो अब डर में बदल गई। सबके पसीने छूटने लगे। वो सभी बस अब वहां से भागना चाहते थे। पर इन सब से बेखबर सिया तो अपने मगन मस्त नाच रही थी, साथ ही विराट के तारीफें कर रही थी, इस बात से अनजान कि कोई बसे बहुत खतरनाक तरीके से खुर रहा है। एक कर सब रुक गए पर सिया वो तो अभी अपनी धुन में नाच रही थी और उसे आई लव यू ऐसे ही बहुत सारी चीज बोलते हुए नाच रही थी कि वह मेरी चीकू तुम्हें कमाल कर दिया, इसीलिए मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या खेला है, क्या चौका मारा है, क्या सिक्स मारा, ये से ही चीकू की तारीफों के पुल बांध रही थी। तभी वहां खड़े सभी सर्विस अब तक सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए सबके पसीने ने छूट रहे थे। प्रदीप घर में कुत्ता काम करने वाली जल्दी से खड़े होकर जाता है, मैं जल्दी से खाना गर्म कर देता हूँ, चलो, इतना बोलकर धीरे से वहां से निकाल लेता है। वही उसके साथ सभी सर्वेंट कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। अब ड्राइंग रूम, वहां लीला आंटी, सिया, मानव और ध्रुव बच्चे थे। तभी लीला आंटी ध्रुव को आंखों से कुछ इशारा कर दिए, जिसे समझ ध्रुव हल्का सा सर हमें हिलाते हुए धीरे धीरे वहां से खिसक लेता है। उसके साथ लीला आंटी भी। तभी मानव को अब और बर्दाश्त नहीं होता और वह आगे बढ़कर सीधा वह बड़ी सी एलईडी टीवी बंद कर देता है और टीवी के बंद होते ही सिया का नाचना भी बंद हो जाए और वह पीछे घूमते हुए बोले, इसकी हिम्मत हुई टीवी बंद करने की, मुझे मेरे चीकू को देखना है, टीवी चालू कर। ऐसे ही बोलकर कुछ ऐसे ही पीछे मूर्ति है, सामने मानव खड़ा था, वह भी पूरा गुस्से में एकदम डरावना लग रहा था। उसे देखकर तो एक पल के लिए ऐसी आप बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह अपनी मंडी अपने दोनों साइड घूम कर देती है तो वहां पर किसी का नाम और निशान नहीं था। वह अपने मन में क्या थी, अभी तो नाच रहे थे, कभी कहाँ चले गए, कैसे लोग, मुझे सिर्फ बच्ची को ऐसी सिचुएशन में इस चेतन के साथ अकेला छोड़कर चले, निर्दय लोग, गद्दार है सब, गद्दार, गद्दारी की यह सब ने मेरे साथ, यह बोलते हुए वह रंसी शक्ल बना ली थी। वही फिर मानव को दिखती है जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिया को समझ आ गया था कि उसने कुछ तो गड़बड़ की है जिस वजह से मानव इतने गुस्से में, पर क्या वह उसे नहीं पता थी, पर वह इतना जानती थी कि अगर वह अब मानव के हाथ लगी तो उसकी अच्छी खासी बंद बजे। फिर वह अपनी बत्तीसी दिखाते हुए नकली हंसी हंसती है, अरे खडूस आप कब आए, देखो मैंने देखा ही नहीं, आप ऑफिस से आए होंगे ना, रुको मैं भी आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से भागने की तैयारी में थी। उसने अपनी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया, पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को वही उसी जगह पर बात है, तो वह कंफ्यूज होकर नीचे देखते हैं तो चौंक जाती है। इस वक्त वह हवा में थी, मानव ने एक हाथ से उसे कमर से पकड़ ऊपर उठा दिया था और गुस्से से उसे देख रहा था। वही सिया हवा में ही भाग रही थी, पर धीरे धीरे उसके वह रस वही खत्म हो गई, वही उसकी जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर धीरे धीरे मुंडे घूमर मानव को देती है तो उसका वह डेंजरस लुक देखकर फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ हमारी फिर यहाँ वहाँ देखते हैं। खडूस तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतरो, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर रहती हूँ, आप थक गए होंगे ना, यूँ आप मुझे उठाओगे तो आप और थक जाओगे, चलो मुझे जाने दो। ये बोलकर वह मानव का हाथ हटाने की कोशिश करती है पर सब बेकार था। मानव की ठंडी आवाज जब उसके कानों में पड़ती है तब वह हिला डोलना बंद करती है। मानव उसकी कान के पास जाकर अपने ठंडी सांस छोड़ना है और फिर अपने दांतों को दबाते हुए धीमे बद गुस्से वाली आवाज में रहते हैं, चलो तुम्हें बताता हूँ कितना थक गया हूँ मैं, कितना, बोलकर वह सिया को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। सिया जब ये दिखती है तो अपने हाथ पैर चलने लगती है और सबको मदद के लिए बुलाने लगती है, सबको आवाज लगती है, पर मजाल है जो कोई उसके सामने भी आए, बचाने के लिए आने की बात तो दूर की थी। वही जब मानव सिया को वहां से लेकर चला जाता है तो आसपास छपे सभी सर्वेंट ध्रुव, लीला आंटी बाहर आते हैं और ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तभी ध्रुव कहते हैं, भगवान बच्चा लेना हमारी लिटिल मैडम को, जिस पर सभी एक साथ हमेशा दिला लेते हैं। वहां पर जितने भी लोग थे सबको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मानव सिया के लिए कितना ओवर प्रोटेक्टिव और ऑब्जेक्ट है। पहले तो वह सिया को किसी सर्वेंट या बॉडीगार्ड से भी बातें नहीं करने देता था, आसपास भी नहीं आने देता था, पर धीरे धीरे सिया का और उनका भाई बहन वाला रिश्ता बन गया था, तब जाकर उसने थोड़ी रोक टोक काम की थी। और आज तो सिया टीवी पर चीकू को देख देख कर चिल्ला रही थी।
अब उसका क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। तभी लील आंटी सबको कहते हैं कोई भी ऊपर मत जाना, अगर अपनी जान प्यारी हो तो और शांति से अपना काम करो और जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर चले जा। अगर आज तुम मानव बाबा के सामने आ गए ना तो समझ लेना आखिरी दिन है। उनकी बात सुनकर सब जल्दी जल्दी हाँ में कर हिलाते हैं और अपने काम में लग जाते। आज तो 200 की स्पीड से कम हो रहा था, वह भी बिना आवाज करे। वही मानव सिया को गोद में उठाए अपने कमरे में ले आता है और एक लात के साथ दरवाजा खोलकर फिर एक लात के साथ दरवाजा बंद कर देता है और सिया को सीधा लाकर बेड पर पटक देता है। अचानक से यूं बेड पर पटकने की वजह से सिया के मुंह से आ निकल जाती और वह एक बार बाउंस होकर वापस बेड पर गिर जाती है। बेड बहुत सॉफ्ट था इसलिए उसे कहीं चोट नहीं लगी थी, पर बस एक बॉल की तरह बाउंस हो गई थी। वह जल्दी से उठकर बैठ दिया, कुछ बोलती उससे पहले मानव उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड में प्रेस कर देता है और दूसरे हाथ से सिया के मुंह को पकड़ सामने करके आता है। क्या कह रही थी तुम और क्या कर रही थी तुम? जिस पर सिया डर जाते और हकलाते हुए कहते मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, मैंने कुछ कहा भी नहीं सच्ची। जिस पर मानव कुछ एक्सप्रेशन शो नहीं करता और उसकी वह लाल आंखें सिया को डराने के लिए काफी थी। फिर वह कहते हैं खडूस आप ऐसा क्यों करते हो? बस एक मैच ही तो था ना, और मैं क्या गलत किया? इंडिया जीत इसलिए मैं तो बस सेलिब्रेट कर रही थी। इस पर आप गुस्सा कैसे कर सकते हो? जिस पर मन फिर से उसे घूर कर देखने लगता है, कुछ कहता नहीं। जिस पर सी अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहती आपको पता है ना कि मुझे चीकू कितना पसंद है, वह मेरा आइडल है, मैं उसे बचपन से देखती हूँ। फिर और तो और वह मेरा पहला प्यार। वह बस इतना ही भूल गई थी कि उसकी बोलती बंद हो गई, उसकी आवाज और शब्द उसके गले में ही रह गए क्योंकि मानव ने अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख उसका मुंह बंद कर दिया है। मानव बहुत वाइल्ड तरीके से उसको किस कर रहा था, किस काम और बाइक ज्यादा कर रहा था। वही सिया को बहुत दर्द हो रहा था अपने होठों पर और प्रेशर भी महसूस हो रहा था, पर उसे पता था अगर वह अभी कुछ करेगी तो वह माना कि गुस्से को और बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए उसने बिल्कुल भी मानव को रोकने की या हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर उसके बालों में धीरे धीरे घूमने लगे। सिया क्या ऐसे करने से मानव का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, पर कभी उसकी आंखों के सामने सिया का टीवी को उठाकर किस करना, आई लव यू बोलना, तारीफ करना याद आता है और फिर एक बार उसका गुस्सा भड़क जाता है। मानो हमेशा से सिया को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और ऑब्सेसिव रहा है, जिस वजह से उसे सिया का किसी भी लड़के के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका बस चले तो वह सिया को सबसे दूर कहीं लेकर चला जाए, जहां कोई भी सिया के आसपास भी ना हो, पर वह ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ऐसा करेगा तो सिया उससे नफरत करने लगेगी, उससे दूर जाने की कोशिश करे। इसीलिए उसने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया हुआ था। मानव को तो सिया का किसी से बात करना तो पसंद नहीं था और यहाँ सिया कूट कूट कर टीवी स्क्रीन को किस कर रही थी। उसने कभी खुद से तो मानव को सामने से किसी भी नहीं किया था। सिया पूरी स्क्रीन पर किस कर रही थी यह याद आते हैं। मानव फिर से उसे बहुत रफ और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है और यह बात सिया भी बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए सिया ने अपने हाथ उसकी बारे में फेरना शुरू चालू रखा, साथ है उसे किसने साथ देने की, उसे किस बात करने की कोशिश करने लगी। उसे हो नहीं रहा था पर वह कोशिश कर रही थी और जैसा उसने सोचा था धीरे धीरे मानव शांत हो रहा था। अभी भी किस कर रहा था पर अब उसमें थोड़ी प्यार और थोड़ी नाराजगी थी। मानव सिया के फोटो को अपने फोटो में लेकर स्मूच कर रहा था। फिर किस करते हुए वह अपनी जापान को जब उसके मुंह में इंटर करने की कोशिश करता है तब सिया अपना मुंह नहीं खोल। ये देखकर मानव हल्की से अपनी आंखें खुशियों को देखा है जो आंखें बंद किया जिसमें खोई हुई थी। ये देखकर मानव के हाथ जो एक उसके गले पर और दूसरा उसका कमर पर था वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और मानव उसके चेस्ट को प्रेस करते हैं, जिस वजह से सिया छत से अपनी आंखें खोल हल्के से आह भरती है। उसी का फायदा उठाते हुए मानव अपनी जुबान को उसके मुंह में डाल देता है और पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। वही मानव के हाथ वही नहीं रुके थे, वह धीरे धीरे सिया की चेस्ट को सहला रहा था, प्रेस कर रहा था। वही मानव की ऐसी हरकत पर और मानव की जीवन से सिया के पूरे शरीर में बिजली कौन ने जैसा ऐसा हुआ। उसका रूम रूम कहाँ पर रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, उसे अपना खून तेजी से बहता हुआ महसूस हो रहा था। बॉडी में बहुत सारे चेंज और गर्मी एक साथ महसूस हो रही थी। यह सब सिया के लिए बहुत अलग और नया था। उसकी सांसें अब गहरी होने लगी और एक तो मानव का ऐसा किस करना और ऊपर से मानव का अचानक किया एक्शन जिससे बहुत घबरा गए थे। वह हल्का कहाँ पर उठेगी जिसे मानव महसूस करता है।
सिया को डरता अच्छी मानो अब उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगा था और सिया को अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हैं। मानव उसकी आंखों में देखते हुए बहुत सॉफ्टली उसे आप किस कर रहा था। पर जब से एहसास होता है कि अब सिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह धीरे से उसके फोटो को रिहान करता है और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख वहां पर किस करने लगता है। मानव बहुत सेडेक्टिव और सॉफ्ट तरीके से ये सब कर रहा था जिससे सिया को काफी अच्छा और कुछ नया सा एहसास हो रहा था। किस करते हुए मानव धीरे धीरे नीचे पड़ रहा था। धीरे धीरे मानव की सांस गार्डन से होते हुए नीचे जाते हुए महसूस हो रही थी, जिसके चलते उसकी पकड़ मानव के बालों पर मजबूत हो गई। तो मानव बस अपने नजरें ऊपर उठकर सिया के चेहरे को देखा है और फिर हल्के से अपने होठों को सिया के क्लीवेज एरिया पर रख हल्के हल्के किस करते हुए कहते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने लिमिट्स अच्छे से पता है, इसीलिए रिलैक्स हो जा, वरना तुम्हारा ये चेहरा मुझे सेड्यूस कर रहा है। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो बाद में मत कहना, इसलिए शांत रहो। ये बोलकर मानव उसके सीने पर कर रख लेता है और गहरी गहरी सांस लेने में मानव की बात समझ शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद मानव से अलग होकर थोड़ा ऊपर अपने दोनों हाथों पर अपना पूरा बॉडी वेट डाल देता है, पर सिया के ऊपर से नहीं उठता। फिर सिया के आंखों में देखते हुए कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, इसलिए आइंदा से अगर तुम्हारे मुंह से किसी के लिए कभी ऐसी बातें और करीबी कभी बर्दाश्त नहीं होगी, इस बात का ध्यान रहे। इस बार आगे नहीं बढ़ा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम मुझे मजबूर कर देती हो। ये बोलते हुए वो सिया के होठों से आ रहे हल्के हल्के खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए उसके होठों पर उंगली घुमा रहा था। वही सिया पहले से ही डरी हुआ थी। फिर जब वो मानव की कुछ देर पहले की हुई हरकत, उसका पैशन टच, बातें, एहसास, करीबी, इन सब की समय आ रही फीलिंग समझ नहीं पा रही थी। फिर भी वो मानव की बातें सुनकर थोड़ा खुश हो गई थी और थोड़ी डर भी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, किस वजह से है। इन सब के बीच वो इतना उलझ गई कि मानव जो उसके इतना करीब था उसे और उसके बातों को भूल गई। वही मानव जब सिया को कहीं और ही गुम देखता है तो वो थोड़ा करीब जाकर सिया के होठों को हल्का सा काट लेते हैं, जिसे सिया होश में आती है, फिर मानव को देखती है। वही मानव को भी सिया की सिचुएशन समझ आ रही थी। बहुत छोटी थी, उसे इन सब बातों का जरा भी आइडिया तक नहीं था, इसीलिए वह बहुत उलझन में दिख रही थी। मानव भी इतनी जल्दी यह सब कुछ नहीं करने वाला है, पर उसे सिया का किसी और के लिए हो प्यार, उसकी आंखों में वह चमक देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में ये सब हो गया, जिससे सिया डर गई थी। ये सोचकर फिर वो उसकी आंखों देखकर कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, इसलिए कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि गुस्से में मेकअप क्या करता हूँ मुझे खुद पता नहीं होता। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह रहो, समझी, वरना इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर सिया बस हमें सर हिलाती हूँ, जिसे देखकर मानव हल्का सा उसके ऊपर से दूर हटकर उसके बगल में लेट जाता है। फिर कैसे खड़ी हो जाते हैं तो मानो उसे फिर से अपने पास लेटकर उसे हक कर लेता है। सिया भी चुपचाप उसे हैक करके लेटी हुई थी। उसे मान के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी और वह उसे सुनना बहुत पसंद करती। वही मानव धीरे धीरे उसका सर से ला रहा था। थोड़ी देर यूं ही एक दूसरे को हैक करके रहने के बाद मानव हल्का सा सिया से दूर होकर वहां रखे फोन को उठाकर सर्वेंट को डिनर कमरे में है लाने के लिए कहता है। जब ये सुनती है तो चुपचाप उठकर मानव के लिए उसके नाइट में पहनने के लिए कपड़े निकाल कर बैग पर रहते थे। माना ये देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है, पर बाहर से ज्यादा आता नहीं है और सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर आने दोनों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और सिया सही मानव के साथ उसके रूम में सो जाती है। मानव ने सिया को अपने ऊपर लेटाया हुआ था, वही सिया मानव को किसी टेडी बियर की तरह सब करके सो रहे थे। मानव अब तक सोया नहीं था, वह बस एक तक अपने ऊपर सो रही सिया के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ खालीपन था और वह धीरे धीरे सिया के सर को सला रहा था। उस दिन यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बाद सिया 2-4 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, वह ज्यादातर घर पर रह रही थी। उसका हाल फिलहाल वहां जाने का कोई प्लान नहीं था। वही मानव ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि सिया अब उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगी। जब सिया को इस बारे में पता चला तब सिया ने मानव को बहुत समझाया मनाया और कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वह यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी। जो लोगों ने गलत किया है उन्हें वहां से निकाले, पर मैं बेवजह किसी भी फालतू रीजन की वजह से यूनिवर्सिटी से नहीं जाऊंगी, नहीं तो सबको यही लगेगा कि मैं बस अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब किया है।
सिया अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने बहुत अच्छे से अपना साइड सो मानव को बताएं और ना चाहते हुए भी फिर एक बार मानव सिया की बात मान गया। आज बहुत दिनों बाद सिया यूनिवर्सिटी जाने वाली थी क्योंकि उसे आज लाइब्रेरी में कुछ काम था, साथ ही कुछ नोटिस भी लेने थे। इसलिए हमेशा की तरह सुबह जल्दी रेडी होकर मानव के साथ उसने ब्रेकफास्ट किया और फिर मानव के साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। मानव ने उसे यूनिवर्सिटी की गेट पर छोड़ा और वह वहां से बजाज इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। सिया जब यूनिवर्सिटी के अंदर आई तब हर कोई उसे देख रहा था। ये तो बहुत आम बात है क्योंकि जब से सिया यूनिवर्सिटी में आई है तब से वह हमेशा सबके अटेंशन को अपनी तरफ कर ही लेती थी। उसकी पर्सनैलिटी और उसकी खूबसूरती थी ही कुछ ऐसी, पर जहां बाकी समय सबके आंखों में उसके लिए अलग अलग फीलिंग्स हुआ करती थी, आज ऐसा नहीं था। महल बहुत अलग था। हर कोई सिया को अजीब नजरों से देख रहा था और सिया जैसे जैसे आगे जा रही थी उसे देखकर अपने साथ खड़े अपने दोस्तों के साथ वह कुछ बातें कर रहे थे और सिया को बहुत घटिया लुक दे रहे थे, जैसे उन्होंने बहुत कुछ गंदा देख लिया हो। सिया ने ये चीज नोटिस की पर उसने कुछ कहा नहीं। हमेशा की तरह वह अपने क्लास की तरफ चली गई। जब वह क्लास में एंटर करती है जहां पहले पूरे क्लास में हल्ला मचा हुआ था एकदम शांत हो जाने और फिर सिया को देखकर सब आपस में बातें करने लगते हैं। सिया को समझ आ रहा था कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, पर क्या यह उसे समझ नहीं आ रहा था। पर फिर भी उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। क्लास में हर कोई पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था और फिर आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए ये सब चीज नोटिस कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तभी सिया को क्लासरूम के दरवाजे के बाहर रूपसा दिखी। वह उसे काफी दिनों के बाद मिल रही थी। रूपसा के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी और वह इशारे से सिया को बुला रही थी। ये देखकर सिया अपनी जगह से उठकर सीधा रूपसा के पास चली जाती है और उसके पास पहुंचकर पूछते, क्या हुआ, कुछ परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। जिस पर रूपसा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ कोने में ले जाती है और जल्दी से अपना मोबाइल अनलॉक करके सिया की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, देखो तुम, वो सब तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। सिया ने जब रूपसा के मुंह से यह सुना तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए जल्दी से उसने रूपसा का मोबाइल लिया और उसे पर एक नज़र डाली। जैसे जैसे सिया उसे स्क्रीन को देख रही थी वैसे वैसे उसके पकड़ मोबाइल पर कशती जा रही थी। दरअसल किसी ने यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पेज पर और बहुत से ऑनलाइन जगह एक पोस्ट वायरस की हुई थी जो सिया के बारे में थी, जो कुछ इस तरह थी, सिया सिर्फ सिया ना होकर सिया राव है, वह राव परिवार की नाजायज बेटी है। राव परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सबसे ही छुपा कर रखा है और सबसे ये कहा कि सिया को उन्होंने गोद लिया है। इसके बाद ऐसी बहुत सी बातें उसमें लिखी हुई थी, साथ ही उसके साथ वह प्रिंसिपल के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज का क्लिप थी जहां मैसेज राव ने खुद कहा था कि सिया को उन्होंने अडॉप्ट किया है। जब सिया उसे पोस्ट को देखते हैं तो उसका पर हाई हो जाता है, वहीं जब उसकी नज़र कमेंट सेक्शन पर जाती है तो वह वहां पर क्लिक करती है और उसे पोस्ट पर आए सभी कमेंट्स को एक एक करके पढ़ने लगती है। वहां पर लगभग पूरे यूनिवर्सिटी ने अपनी कमेंट्स किए हुए थे, सबसे के बारे में तरह तरह के बातें कर रहे थे। कल तो सिया का मजाक उड़ा रहे थे, कई उसको नीचा दिखा रहे थे, किसी ने तो बहुत घटिया घटिया बातें भी कमेंट्स में लिखी थी। वही बहुत जगह पर उसका और रागिनी का कंपैरिजन करके उसे बहुत नीचा दिखाया गया था। वही किसी ने तो उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया था। वही कुछ कमेंट्स ऐसे थे जहां पर उसके और मानव के रिश्ते पर भी सवाल उठाया गया था। ऐसे ही ना जाने हजारों कमेंट्स वहां पर थे। उन सब को देखकर सिया का गुस्सा अब हद से पर जा चुका था। जैसे जैसे वह सब पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी पकड़ उसे मोबाइल पर कशती जा रही थी। ऐसा लग रहा था सिया हाथ से मोबाइल को कुचल डालेंगे, तभी बगल में खड़ी उसकी दोस्त उसके हाथ से फोन लेती है और सिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, सिया गुस्से में हम कुछ सही नहीं सोच सकते, इसीलिए पहले अपने गुस्से को शांत करो और इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है उसके बारे में सोचो, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ हमारे कॉलेज के वेब पेज पर नहीं बाकी सभी सोशल मीडिया पर भी है और राव परिवार के नाम की वजह से हर जगह ट्रेंड कर रहा है। इसीलिए अब तक पूरी दिल्ली शहर में यह न्यूज़ तहलका मचा रही है। वही सिया उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहना इस बारे में। जिस पर रूपसा उसकी ओर देखकर फिर आंखें यहाँ वहाँ घूमते, देखो मैं तुम्हें ज्यादा जानते नहीं हूँ, हम बस एक दो बार मिले हैं, पर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो।
बस तुम सबके साथ उस तरह रहती हो जैसे सामने वाला तुम्हारे साथ, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात इस पोस्ट की, तो मुझे ऐसी चीज़ों पर जल्दी भरोसा नहीं होता। आजकल तो आदरणीय अमिताभ बच्चन के 13वीं के भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वह मर गए। ये बोलते हुए वह हल्का सा सर खुजलाने लगती है। वही उसकी बात सुनकर सिया का मूड थोड़ा हल्का हो जाता है और वह हल्के से मुस्कुराती है। फिर वह उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और मुझे यह इन्फॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। इसके लिए मैं जल्द तुम्हें बड़ी ट्रीट दूँ, ठीक है? जिस पर अरे नहीं ऐसा कुछ मत करो, मुझे लगा बस तुम्हें बताना चाहिए इसीलिए मैंने बताया। सिया उसे पर कुछ कहती है। फिर सिया रूपसा को उसके क्लास में जाने के लिए कहती है और खुद अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है। उसे देखकर फिर पूरी क्लास बातें बनाने लगती है। सब उसकी तरफ देखकर गॉसिप कर रहे थे और अब इनकी एक हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि जो पहले हल्की आवाज में बातें कर रहे थे अब वह धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी थी। पर इसलिए आपका इस पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अभी उतनी शांति नहीं, उसके चेहरे पर कोई डर घबराहट थी ना ही कुछ, और वह हमेशा की तरह अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपनी जगह पर बैठी हुई थी और अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। आपने सीट पर बैठे जल्दी से मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी और उसने वह मैसेज किसी को भेज दिया। मैसेज पर जाते हैं बस कुछ सेकंड हुए होंगे, वहां से तुरंत रिप्लाई आ गया जिसे देखकर सिया की आंखें चमक उठी और उसके होठों पर एक डेविल मुस्कुराहट थी इस वक्त जो कोई देख नहीं पाया। तभी ईशा, जिसे कुछ समय पहले सिया को एग्जाम के लिए चैलेंज किया था, वह अपनी चमचियों के साथ सिया के पास आती है और नॉर्मल आवाज से थोड़ा बड़ी ऊंची आवाज में सिया की तरह दिखते हुए कहती है, सिया मैं तुम्हें क्या कहूँ सिया, राव या राव परिवार की नाजायज बेटी। यार तुम्हारी कितनी सारी आइडेंटिटी है, एक काम करो तुम हम सबको ना ये क्लियर कर दो कि हम तुम्हें क्या बोला। सिया बुलाए राव परिवार की बेटी, मेरा मतलब नाजायज बेटी बुलाए। क्या बुलाए, क्या तुम्हें या अडॉप्टेड बेटी बुलाए? इतना कहकर वह अपने साथ आइटम चमचियों को हाई फाई देकर हंसने लगते हैं। वही उसके बात सुनकर पूरे क्लास भी हंसने लगते। सबका सपोर्ट मिलते ही ईशा और ज्यादा जोश में आते हैं और फिर कहते हैं, अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी ना, यहाँ से भागने का मन कर रहा होगा। अब तुम किस पर अपना ये झूठा एटीट्यूड दिखाओगी? अब तो सबको तुम्हारी असलियत पता चल गई है। तो पता हमें भी ना, तुम्हारा यह एटीट्यूड, तुम्हारा ही गुस्सा, यह नखरापन देखकर लगा था कि तुम्हारे पीछे सच में बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तुम बहुत बड़े परिवार से आते होंगे, पर आप समझ में तुम हो ही सच में बहुत बड़े परिवार की बेटी। उसने बेटी शब्द पर बहुत जोर दिया था। फिर वह अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहते हैं, पर देखो ना कितना फर्क होता है एक जायज एक नाजायज औलाद में। जब हम रागिनी को देखते हैं ना, तो हमें उसमें एक परफेक्ट एलिगेंट लेडी दिखती है जो हाई क्लास को रिप्रेजेंट करती है। उसका बात करने का तरीका, उसका टैलेंट, उसके लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी, वह कितनी पोलाइट हम्बल है, सबके साथ दोस्ती करती है, सबसे मुस्कुरा कर बातें करती है, कभी किसी पर अपना रौब नहीं जाती, जबकि वह तो इतने बड़े परिवार से आती है। अरे एक तरफ तो तुम्हें उन्होंने अडॉप्ट किया, कुछ समय भी नहीं हुआ तुम खुद को राव परिवार की प्रिंस समझने लगी हो और पूरे कॉलेज में अपनी मर्जी चलने की कोशिश कर रहे हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। अपनी ऐसी पहचान होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, भी उसके दिमाग में कुछ आता है और हो कहते, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ दिनों पहले बिजनेस किंग दी मानव बजाज यहाँ आए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए लगभग कॉलेज के बहुत सारे टीचर्स, ट्रस्टीज और यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी कॉलेज से निकाल दिया, उनका पूरा दिवालिया बनाकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन वह तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कौन लगते हैं तुम्हारे? अभी यह मत कहना कि राव परिवार तुम्हारी जरूरत है पूरे नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम मिस्टर बजाज के पीछे पड़ गई हो। या ये हो भी सकता है तुमने अपने इस खूबसूरत मासूम दिखने वाले चेहरे का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया होगा। कहीं मिस्टर बजाज तुम्हारे सुगर डैडी तो नहीं? बेचारी ने यह इतना बोला था, तभी पूरी क्लास में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गुंजती है और जो लोग थोड़ी देर पहले सिया क्या मजाक उड़ा रहे थे, ईशा के बातों पर जोर जोर से हंस रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, वह एकदम शांत हो गए और सब सिर्फ उसे साइड देखने लगे जहां सिया खड़ी थी। सिया अपनी जगह पर खड़ी थी, उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके रखे थे। वही सामने ईशा खड़ी थी, खड़ी नहीं थी, सारी जमीन पर गिर गई थी। सिया ने चाइटा जो मारा था, बेचारी का मुंह एक तरफ हो गया था। उसने अपना एक हाथ गाल पर रखा था और अच्छे से जमीन पर पोस्ट देकर बैठी थी भी। सिया आंखों में खतरनाक इमोशंस लिए बस एक तक उसे घूर रही थी।
सिया जब से क्लास में आई थी तब से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं कहा था, बस एक छोटा एक्शन कर दिया था। पूरी क्लासरूम पिन ड्रॉप साइलेंस, सभी शोक में थे। तभी उन सब के दिमाग में वह वाला कुछ दिन पहले की बात घूमने लगी, जब सिया ने उनके ही बीच के एक स्टूडेंट को पीट पीट कर इतना मुंह सुझा दिया था कि उसे कोई पहचान तक नहीं पा रहा था। ये याद आते ही सबको अब अपनी चिंता होने लगी, कैसे वही ये चीज़ भूल गए कि सिया जब किसी को मारने पर आती है तब जल्दी छोड़ता नहीं है। और इस बार तो उन सब ने सिया को बहुत कुछ कहा था और जिन्होंने कहा नहीं था उन्होंने मस्जिद तो लिए थे। अब उन सबको अपनी बहुत फिक्र हो रही थी। तभी पूरे क्लास में सिया की आवाज़ गूंजी, जो नीचे बड़ी ईशा की तरफ देख रही थी। ईशा नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी दोनों चमचियां घबरा कर 2 कदम पीछे हो गए थे। सिया उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मतलब तुम्हारा दिमाग है कि घास करने गया है? 1000 बार कहा है मेरे मैटर में अपना ये बदसूरत समूह मत गुस्सा करो, लेकिन नहीं, तुम लोग के दिमाग में तो कचरा भरा है। तो मेरे मुंह से बोली हुई बात समझ ही नहीं आती तुम्हें? तो बस हाथ से बोला हुआ याद रहता है ना? यही चाहती हो तुम? मत भी एक चमची थोड़ा हिम्मत करते हुए कहती है, तुम ये गलत कर रही हो। हमने क्या गलत कहा? हमने तो बस सच्चाई कही थी। तुम्हारी असली सच्चाई सबको पता चल गई है, इसीलिए अब तुम हम पर ऐसा गुस्सा दिखाकर हमारा मुंह बंद करना चाहती हो ना? जिस पर सिया ठहाका का मारकर हंसती है। सिया को यूं हादसा देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम जैसी गंदगी को मैं देखूं बिना हाथ लगाने की तो बात बहुत दूर की है। खुद को इतना भी ऊपर नहीं समझना चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग गुरूर था। उसके आसपास का ऑरा एकदम डेंजरस और ठंड लग रहा था, जिसकी वजह से आधे से तो ऐसे ही डर कर खामोश हो गए। पर जो बच्चे पूछे थे अमीर घर के थोड़े नवाबजादे, वह कहाँ चुप रहने वाले थे। वह कहते हैं, तुम अपनी असलियत छुपाने के लिए ये सब कर रही हो ताकि तुम सब्जेक्ट चेंज कर सको और कोई भी तुम्हें इस बारे में बात ना कर सके, तुम्हें इसका जवाब ना देना पड़े। इसीलिए तो अपने गुस्से के पीछे ये सब छुपाने की कोशिश कर रही है। जिस पर सिया उसे लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, यार कितनी गलतफहमियां का लेते हो तुम सब। रही बात इस पोस्ट की, दो ना तुम सबको मैं एक बात बहुत अच्छे से बात, जिसने भी ये पोस्ट किया है, और हाँ सिर्फ पोस्ट करने वाला नहीं जी, जिसने इसके नीचे जो कमेंट्स किए हैं और मेरे लिए जो जो कहा है, उन सब की तो मैं ऐसी वॉट लगाऊंगी कि तुम सब ना घर के रहोगे ना घाट के। और यह मेरे शब्द है सिया के। फिर नीचे पड़ी ईशा को देख वह अपने घुटनों के बाल बैठी है। अपना हाथ आगे बढ़कर वह ईशा का मुंह अपने हाथों में पकड़ दबाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरी पहचान जानी है ना? तो अपने ये कान खोल कर सुनो ना, मेरे आगे कुछ है ना मेरे पीछे कुछ है, जो भी है सिर्फ एक है और वह है सिया। उसे तुम जैसे घटिया लोगों की तरह होने की जीने की जरूरत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। सिया की जरूरत बन सके ऐसा कोई बना नहीं है, समझी? और यह जो तुम नाटक कर रही हो ना, जिसके भी कहने पर कर रही हो, तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी, ऐसा गिराऊंगी कि जिसके कहने पर तुमने ये सब किया है ना, वह भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। यह मेरे शब्द अपने इस दिमाग में बैठा लेना। फिर सब क्लास की तरफ देखते हैं और एक बात, जिसने जिसने मेरे बारे में वहाँ कमेंट्स किए हैं, मैं वह सभी कमेंट्स पढ़ूंगी और फिर एक एक करके सब पर कैसे करूंगी। तब देखते हैं कौन कौन इसमें शामिल होता है और कौन कौन गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ओके हो गया सबका और किसी को कुछ कहना है तो अपने पास रखे, क्योंकि मुझे तुम जैसा के मुंह लगा पड़े इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। इतना बोलकर वह ईशा का चेहरा एक तरफ झक देते हैं और उठकर अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। वही ईशा जो पहले से ही सिया के वह थप्पड़ से सदमे में थी। सिया की बातें और धमकी सुनकर तो बेचारी के पसीने छूटने लगे। वह अपने मन ही मन सोच रही थी कि सिया को कैसे पता कि यह सब करने के लिए उसे किसी ने कहा है। क्या सिया सच में वह सब करेगी? फिर वह खुद के सवाल का जवाब खुद देते हुए कहते, नहीं नहीं, यह ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसके पास ना ही पावर है ना ही कुछ सपोर्ट है। पर बेचारी जैसा ही बस इतना जवाब देती है, उसके दिमाग में लास्ट पेपर वाला दिन याद आता है, जब सिर्फ सिया पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए मिस्टर बजाज ने पूरे कॉलेज के सामने इतना बड़ा तमाशा करके रख दिया था। ये याद आते हैं वह अपनी जगह पर ही कांपने लगी। उसकी यह हालत देखकर उसकी चमचा जल्दी से आकर उसे अपनी जगह से खड़ा कर वहां से ले जाती है। सिया बस एक नज़र उन सबको देखती है और फिर आराम से अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी क्लासरूम में प्रिंस इंटर करता है। उसके चेहरे पर थोड़े से अलग एक्सप्रेशंस थे। वह अपनी बेचैन आंखों से सिया को ढूंढता है और उसे सिया अधिक भी जाती है, पर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। वह यहाँ सोच कर आया था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिया दरी से हमेशा चुपचाप बैठी होगी या सब मिलकर उसे बरी कर रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे।
पर यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा था। पूरी क्लासरूम डर डर के सिया को देख रही थी और एशिया एकदम चल मूड में अपना मोबाइल देख रही थी। ये देखकर वो थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि बेचारे ने सोचा था कि वो जब सिया को सब परेशान कर रहे होंगे तब वो सिया का प्रोटेक्ट करेगा, सिया को संभालेगा। अगर सिया उसे हेल्प मांगेगी तब वो उसकी मदद भी करेगा। फिर सिया उसे इम्प्रेस हो जाएगी और उससे दोस्ती करेगी, उसे पसंद करेगी, बाकी लड़कियों की तरह उसके आगे पीछे करेगी। वह सिया की आंखों में खुद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहता था, पर बेचारे के सपने तो सपना रह गया। उसने जो जो सोचा था वैसा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो ये लड़की मस्त आराम से अपना मोबाइल उसे कर रही है। इसका चेहरा देखकर भी कोई यह नहीं कह सकता कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर इसके नाम पर बवाल मचा हुआ है। सब उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे, पर इसे तो जरा भी फर्क भी नहीं पड़ रहा। वहीं वह थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर सिया के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और वह सिया की तरफ देखा है, पर सिया तो उसे कोई भाव नहीं देती। उसका सारा ध्यान अभी अपने मोबाइल पर था। तभी वह अपने मोबाइल में वह पोस्ट ओपन कर सिया की तरफ देखकर अपना गला साफ करने की कोशिश करने की एक्टिंग करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। सियार से अच्छी नहीं रही थी। आखिरकार उसे अपना ईगो साइड में रखकर सिया की तरफ देखकर उसने धीरे से कहा, तुमने इसके बारे में देखा? फिर तुम इतनी शांत कैसे हो? उसकी आवाज़ सुनकर सिया उसकी तरफ देखती है, फिर उसके हाथ में पड़े फ़ोन पर एक नज़र डालते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये बोलकर वह फिर से अपने मोबाइल में लग जाती। ये देखकर प्रिंस छोड़ चिड़चिड़ा हो जाता है और वह सिया की तरफ देखते हुए कहता, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, पर तुम तो मेरे साथ इतने रूड तरीके से बात कर रही हो। जिस पर सिया उसकी तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर उसे देखते हैं, फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते, क्या मैं तुम्हें कहा मदद करने के लिए? क्या मैंने कहा आओ मुझे बचाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो? नहीं ना, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ अपना काम करो, क्यों जबरदस्ती घुस रहे हो मेरे मामले में? जिस पर प्रिंस कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो रही हो? अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए हो तो तुम्हें उस पॉलिटिकली बात करनी चाहिए। जिस पर सिया कहते हैं, तुम्हारे कान खराब है, तूने सुना नहीं? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बात समझ में आए? अगर नहीं आई तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलकर सिया अपने बैग से ईयरबड्स निकाल कर अपने कान में लगती है और फिर से अपना मोबाइल उसे करने लग जाती। वही प्रिंस मन ही मन उसे कोसते हुए उसे देख रहा था, पर बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्रीज में इस वक्त मानव अपने केबिन में बैठे हुए अपने लैपटॉप पर लगातार काम कर रहा था। पूरे केबिन में सन्नाटा था, बस कीबोर्ड पर मानव की उंगलियां तेजी से चलने की आवाज बीच बीच में आ रही थी। तभी अचानक से जल्दी से मानव के केबिन का दरवाजा खुलता है और ध्रुव लगभग भागते हुए अंदर आता है। अपने केबिन में ऐसे बिना पूछे कोई अंदर आया, ये समझते ही मानव का गुस्सा कर चढ़ जाता है और अपने गुस्से से लाल आंखों से वह दरवाजे के तरफ देखने लगता है। सामने ध्रुव होते हुए उसके पास आता है। मानव उसे गुस्से से घेर रहा था। ये देखकर वह जल्दी से हड़बड़ा जाता है और अपने हाथ में पड़ा टैबलेट ओपन करो, उसमें कुछ निकलता है और कहता है, सर सॉरी, पर अब आप ये देखो ना। मानव गुस्से से उसे घूर रहा था। फिर से कहता है, मैडम के बारे में है, एक बार देख लीजिए, इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ऐसे अंदर आया हूँ, वरना ऐसी गलती कभी नहीं करता। सिया का जिक्र होते ही मानव जल्दी से उसके हाथ में पड़ा टैबलेट ले लेता है और उसे देखने लगता है जैसे जैसे मानव वहां पर स्क्रीन पर देख रही चीज पढ़ रहा था। वैसे वैसे केबिन का टेम्परेचर नीचे गिर रहा था और बहुत डेंजरस और प्रेशराइज वाली फीलिंग ग्रुप को आ रही थी। वह मानव को देखा है जो गुस्से से लाल आंखों से उसे टैबलेट को देख रहा था। फिर एक धड़ाम की आवाज के साथ मानव वह टैबलेट सामने दीवार पर दे मारता है और उसे टैबलेट के न जाने कितने ही टुकड़े हो जाते हैं। चैप्टर 103। उसके बाद शांति से अपनी जगह पर बैठ जाते, तभी वहां प्रिंस आ जाता है। उसे लगता है ऐसी सिचुएशन में वह सिया की मदद करके हीरो बन जाएगा। सिया के आंखों में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सिया उससे हेल्प करने को कहेगी, पर सिया ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी और उसने उसे उसके मुंह पर ही बार बार मना कर दिया। वही मानव के केबिन में जब ध्रुव अंदर अचानक से आता है तो मानव को गुस्सा आता है, पर जब ध्रुव बताता है कि सिया के बारे में तब वह थोड़ा नॉर्मल होता है। ध्रुव जल्दी से अपना टैबलेट उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे मानव टैबलेट में आ रही इंफॉर्मेशन वह लगता है वैसे वैसे इसका पर है होने लगता है और वह गुस्से में टैबलेट दीवार पर दे मारता है। और सर,
वही राव मेंशन में रागिनी के कमरे में रागिनी इस वक्त अपना बड़ा सा लैपटॉप लेकर आराम से बेड पर बैठी हुई थी और सिया के बारे में उसे पोस्ट को देखकर और उसके नीचे आए लोगों के कमेंट्स देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उसको आज अलग ही सुकून और शांति महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह कमेंट्स पढ़ रही थी वैसे वैसे वह तन्हा के मार कर हंस रही थी, जैसे कोई जोक सुन लिया हो या पढ़ लिया। फिर वह हंसते हुए कहती है, सिया सिया तुमने बहुत कर लिया, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारी असली जगह क्या है। तुम पछताओगी अपने हर एक डिसीजन पर, यहाँ आने से लेकर अब तक जो तुमने मेरे साथ किया है ना, हर एक चीज के लिए पछताओगी तुम। ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस सो कॉल्ड सच्चाई जानने के बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसे हाई क्लास सोसाइटी में तुम कैसे रह सकती हो। और तुम्हारी ऐसी इमेज के साथ मेरे मानव तो तुम्हें अपने साथ खड़ा भी नहीं करेंगे। अब वह तुम्हें धक्के मारकर वहां से निकलेंगे, अगर निकलेंगे भी नहीं तो ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह दिया, आज से वो पब्लिकली तुम्हें कभी अपने साथ आने नहीं देंगे। धीरे धीरे ऐसे ही तुम यहाँ से गायब होगी और फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। ये बोलकर वह पागल की तरह हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ ये पोस्ट सब ने पढ़ी थी। मिस्टर राव, मिसेज राव, तीनों भाइयों ने भी वह पोस्ट देख ली थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह टॉपिक बहुत जल्दी से फैल गया था और अब ट्रेंडिंग में चल रहा था। सभी उनको कॉल मैसेज करके बार बार इस बारे में पूछ रहे थे, क्या ये सच है या कोई मजाक कर रहा है, क्या उन्होंने सच में सिया को गोद लिया है, या क्या सच में सिया राव परिवार की नाजायज बेटी। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल लोग सुबह से उन्हें पूछ कर परेशान कर रहे थे। और सर वही राम के केबिन में अधिक यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वही एक रखे सोफे पर नक्श बैठा हुआ था और वह भी उस ऑनलाइन पोस्ट को पढ़ रहा था। राम की भी चेहरे पर कोई अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं थे। राम इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके फोन रखते ही अधिक उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला, ये सब किसने किया है। जिस पर अधिक कहता है, अभी उसे अकाउंट के हम सारी इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं और मैं अपने आईटी डिपार्टमेंट से कहकर यह पोस्ट इंटरनेट से हटाने के लिए भी कहा था। तभी नक्श पीछे से बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, अब इस नहीं हम हटा सकते हैं और ना ही हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बात पर हाँ मैं कर हिलाते हुए कहता है, ये बात नक्श बिल्कुल सही कह रहा है, अब इंटरनेट से यह न्यूज़ गायब करने से भी कोई फायदा नहीं है। कुछ समय वेट करो, तब तक हमारे हैकर्स ये पता लगा लेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। जिस पर अधिक चेहरे पर चिंता लेवे अपना मोबाइल जल्दी से बाहर निकाल कर किसी को कॉल लगाने की कोशिश करता है तो राम पूछता है, किसे कॉल लगा रहे, तो अधिक कहता है, सिया को। पता नहीं ये सब देखकर पढ़कर उसे कैसा लग रहा होगा। अगर किसी ने इस बात का फायदा उठाकर उसे कुछ गलत बोल दिया या कुछ कर दिया तो क्या, अगर वही ये सब पढ़कर हमसे गुस्सा हो गई तो क्या उसे बहुत हर्ट हुआ होगा। ये सब देखकर पढ़कर मुझे उससे बात करनी होगी, पता नहीं कैसे होगी, कहाँ होगी। वह बार बार सिया को कॉल ट्राई कर रहा था पर सिया ने एक बार भी उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखकर वह थोड़ा पैनिक करने लगता है और कहता है, सिया मेरा कॉल भी नहीं होता रे, अब मैं क्या करूं, मुझे सिया के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। और सर फिर तभी उसके दिमाग में कुछ आता ही है और जल्दी आई से दूसरा नंबर ट्राई करता। फोन रिंग हो रहा था पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस लगभग कॉल डिस्कनेक्ट होने ही वाला था कि दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक कर लिया। और सर कॉल पिक होते हैं अधिक नहीं सीधा बोलना शुरू कर दे, हेलो राघव, मैं अधिक बात कर रहा हूँ, तुम इस वक्त कहाँ हो, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मुझे बताओगे, कुछ जानना है मुझे। जिस पर वहाँ से राम की बहुत शांत और ठंडी आवाज आती है, हेलो हाँ अधिक कर बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ और आपने मुझे कॉल क्यों किया। तो अधिक जल्दी से कहता, क्या तुम बता सकते हो इस वक्त सिया कहाँ पर है, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज इस बार बता दो। वही राघव को भी कुछ गड़बड़ लगी इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ सर, आप मैं के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है। जिस पर अधिक कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ पर मुझे बताओ इस वक्त सिया कहाँ पर है। जिस पर राघव कहता है, मैं इस वक्त उनके यूनिवर्सिटी गई है, आज से उनका नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शुरू होने वाला है। उसकी बात सुनकर तो अधिक अपना सर पकड़ लेता है, फिर वह कहता है, ठीक है, इतना बोलकर वह कॉल रखना ही वाला होता है कि रात को पूछता है, सर बताइए तो क्या हुआ। जिस पर अधिक बस इतना कहता है, इंटरनेट पर खुद देख लो, और अधिक कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी, घबराहट, डर सब दिखाई दे रहा है। तभी राम पूछता है, क्या हुआ। जिस पर अधिक उसकी तरफ देखते हुए कहता, सिया यूनिवर्सिटी में, और तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है।
अधिक की बात सुनकर राम भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी पीछे से नक्श कहता, यूनिवर्सिटी में ही तो है, इतना परेशान होने की और पैनिक करने की क्या जरूरत है, आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों होती है, कोई छोटी बच्ची नहीं है ना, वैसे भी बहुत खुद को स्मार्ट समझती है, हैंडल कर लेगी ना सिचुएशन। जिस पर अधिक गुस्से से उसकी ओर घर कर देखता है और कहता है, मुझे बात दिमाग लोगों से बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हें मैं अगले 1 वीक के लिए तुम्हारे कमरे में बंद करके रखो तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो, मदद नहीं कर सकते तो अपना ये बकवास मुंह बंद रखो। अधिक ने यह बात लगभग चिल्लाते हुए और अपने दांत पीसते हुए कहा था। उसका गुस्सा देखकर तो नकाशात पड़ गया। तभी राम की तरफ देखते हुए अधिक, है भाई मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इतना बोलकर वह वहां से जाने ही वाला होता है कि राम उसे रोक लेता। राम के रोकने की वजह से अधिक उसकी तरफ देखने लगता है तो राम कहता है, यूनिवर्सिटी मिस्टर बजाज के विलाचू समय दिखाएं, और ऐसी सिचुएशन में वह ज़्यादा समय तक यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी, नहीं मिस्टर बजाज उसे रहने देंगे, इसीलिए हम इस वक्त मिस्टर बजाज के विला चलते हैं। अधिक को राम की बात सही लगी, इसीलिए वह जल्दी से एग्री करते हुए कहता है, तो ठीक है। इतना कहकर वह वहां से जान ही वाला होता है कि राम भी अपनी जगह से खड़ा होता है, और क्या था, रुको मैं भी चलता हूं। अधिक मुड़कर एक नज़र उसे देखा है, दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है और फिर अधिक हल्का सा मुस्कुराते हुए हमें सर हिलता है। भाई बैठा नक्श थोड़ा किड रहा था, पर उसे भी अपने दोनों भाइयों के साथ वहां जाना था। उसे देखना था कि इस वक्त सिया की हालत कैसी होगी, उसे ये देखना था कि ऐसी सिचुएशन में वह घमंडी लड़की कैसे रिएक्ट करेगी, क्या वह सच में इतनी डर गई होगी। इसीलिए वह भी किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह चुपचाप बिना कुछ आवाज किए बोल शांति से उनके पीछे पीछे चला गया। और जैसे ही वह लोग नीचे कंपनी के एंट्रेंस के पास पहुंचे, वहां पर रागिनी खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक गए। वही अपने तीनों भाइयों को कंपनी से इस वक्त बाहर आते हुए देखकर उसे समझ आ गया था कि उसने जो सोचा था वही हो रहा है, ये सभी सिया के पास जा रहे हैं। उसे इसकी थोड़ा बहुत अंदाजा था और यह सच भी साबित हुआ। रागिनी को देखकर तीनों उसकी ओर चलेगा तो रागिनी अपने चेहरे पर उदासी और थोड़ी लाल आंखें जो उसने मेकअप से की थी के साथ उनके पास आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बेचारी कितनी दुखी हो, उदास हो। नक्श पूछता है, रागिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर रागिनी अपनी हल्की रुवासा आवाज में रहती है, भाई मैंने इंटरनेट पर यह सब देखा, सिया के बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, मुझे लगा मुझे सिया के पास जाना चाहिए, इस वक्त उसे हमारी जरूरत होगी। पर फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना सिया मुझे पसंद नहीं करती, अगर मैं वहां ऐसे ही चली गई तो शायद वह गुस्सा हो जाएगी, वह बेचारी पहले से ही परेशान है और मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मुझे रहा ही नहीं जा रहा था। इतने बोलते बोलत उसकी आंखों में घड़ियाली आंसू आ गए थे, जिसे वह जानबूझकर भाइयों के सामने छुपाने का नाटक कर रही थी। उसकी बातें, उसका वह दर्द भरा चेहरा देखकर किसी को भी ना ऐसा लगता कि बेचारी को सच में सिया की कितनी फिक्र है। हाँ, अगर कोई बहुत तेज होता है ना तो उसे ये भी बात समझ में आता कि उसने अपनी इन बातों में भी सिया के लिए उनके दिमाग में गलत चीज भारी है, जैसे सिया गुस्से में उसके साथ कुछ भी कर सकती है वगैरह, पर इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता अक्सर, और इसी का फायदा वह हमेशा उठाती है। तभी नक्श बीच में बोल पड़ा, ठीक है तुम भी चल सकती हो हमारे साथ, हम भी अभी उसी के पास जा रहे हैं। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, पर मैंने सोचा यहाँ बैठकर बोर होने से अच्छा वहाँ जाकर कुछ अच्छा सा ड्रामा देखूंगा, इसलिए चल रहा हूँ, तुम्हें आना है तो तुम भी चलो, दोनों मिलकर देखेंगे। नक्श की बात सुनकर दोनों भाई उसे घूरने लगे। वही उसकी बातें सुनकर रागिनी को तो बहुत अच्छा लगा, वह भी तो इसीलिए आई थी, पर उसने यह ऐसे मुंह पर बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत की। उसने नक्श को देखकर कहा, भाई आप सिया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये गलत बात है। ये बात अलग है कि वह हमें पसंद नहीं करती, वह हमारी इंसल्ट करती है, हमें परेशानी में डालती है, और ना ही वह हमें अपना मानती है, पर उसके लिए आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, ये गलत बात है। उसकी बातों पर नक्श की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे लगा था रागिनी तो उसका साथ देगी, पर यहाँ तो रागिनी ने उसे ही बुरा साबित कर दिया। वही अधिक उसकी हर एक बात अच्छे से सुन रहा था और समझ रहा था, पर उसे लगा कि ऐसी सिचुएशन में रागिनी बस ऐसे ही बोल रही होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर वह कहता है, अगर तुम दोनों को यहाँ खड़े होकर बहस करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से अपनी कार को पार्किंग एरिया से लेने के लिए चला गया, और कुछ ही देर में कर उनके सामने आकर खड़े हो गए। कर आते हैं राम पैसेंजर सीट पर और रागिनी बैक सीट पर बैठ गई।
नक्श अपना चेहरा लटका कर चुपचाप जाकर बैक सीट पर बैठकर दोनों ने ही यह बात नोटिस कर ली थी, पर उन दोनों ने नक्श को कुछ नहीं कहा और वह वहां से सीधा मानव की विला की तरफ निकल गए। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वह सभी दिल्ली के सबसे महंगे और पोश इलाके में दाखिल होते हैं। यहाँ पर आसपास किसी के भी घर नहीं थे और थोड़ा अंदर जाने की बाद सामने एक बंगला था, पर मानव के लिए बस एक छोटा सा विला था। विला बहुत ही खूबसूरती से यूरोपीय शैली में बनाया गया था। वही विला के चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन था, जहाँ एक तरफ बहुत सारे फूल पेड़ पौधे लगाए गए थे तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा गार्डन खाली रखा गया था, शायद एक्सरसाइज करने के लिए। वही विलास का एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट था, जहां पर लगभग 4 बॉडीगार्ड बजाज फैमिली की बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पहने, हाथों में वेपन लिए, आंखों पर चश्मा पहने पहरा दे रहे थे। वहां अंदर जाने की बात दूर की, वहां लोगों को आसपास भड़काने की भी परमिशन नहीं थी। वहीं हर तरफ टाइट सिक्योरिटी थीम, हर जगह सीसीटीवी कैमरास और अलग अलग पोस्ट के बॉडीगार्ड नागकर में बैठे राम को देखा और उन्हें कर रोकने के लिए कहा और एक बॉडीगार्ड ने आकर विंडो पर नोक भाई अधिक नहीं, जल्दी से विंडो नीचे की। तो बॉडीगार्ड ने बहुत फॉर्मेलिटी से परफेक्ट आवाज में कहा, सर आप इसे आगे नहीं जा सकते, ये प्राइवेट रेसिडेंशियल एरिया है, आपके यहाँ आने के लिए यहाँ के ओनर की परमिशन की जरूरत होती है। जिस पर अधिक कहता है, कहा मैं यहाँ सिया से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई परमिशन नहीं है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह है, अगर है तो क्या आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ, मेरा नाम अधिक राव है। जिस पर बॉडीगार्ड कहता है, आप 1 मिनट रुकिए, मुझे अपने सिर से इस बारे में बात करनी होगी, तब तक आप इसे आगे नहीं जा सकते वरना आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे। वही उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी शांत हो जाते हैं। बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है और वहां रखे एक फोन से किसी को कॉल करके सभी चीजों के बारे में बताता है। वही अंदर लीला आंटी को जब इस बारे में पता चलता है कि अधिक आया है तो वह बॉडीगार्ड से उन्हें अंदर लाने से पहले एक बार मैसेज करके मानव से परमिशन मांगती है और फिर उसने अंदर आने के लिए कहती है। परमिशन मिलते हैं, बॉडीगार्ड्स बड़ा सा एंट्रेंस डोर खोलते हैं, एंट्रेंस डोर ओपन होते हैं, अधिकतर अंदर की ओर ले जाता है। वही रागिनी वहां पर पहली बार आई थी, इसलिए वह विंडो से बाहर हर तरफ देख रही थी और जैसे जैसे वह बाहर के नज़ारे देख रही थी, वह लग्जरी, वह रिकनेस देख रही थी, वैसे वैसे उसकी सिया के लिए जलन बढ़ती जा रही थी, साथ ही लालच भी बढ़ता जा रहा था। विला के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े थे, वह हर थोड़े थोड़े समय में अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। वही कर को आता देख सब अपनी पहली नजरों से कर को घर रहे थे, मानो अपनी आंखों से कर को स्कैन कर रहे हो। जब कर विला के अंदर की एंट्रेंस पर आकर रुकती है और अधिक बाहर आता है, वही रागिनी जो अंदर बैठी थी, उसे लगा था उसके लिए कोई बॉडीगार्ड आगे आकर दरवाजा खुलेगा और वह किसी मालकिन की तरह उतरेगी, पर वहां खड़े बॉडीगार्ड्स ने तो अपनी एक उंगली हिलाने की भी सहमत नहीं उठाई। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि जब सिया उनके साथ रहने के लिए आई थी तब उसने देखा था कैसी यह सभी बॉडीगार्ड सिया के आगे पीछे करते, कोई उसका बैग पकड़ लेता था तो कोई उसके लिए दरवाजा ओपन करता था, उसे ग्रीट करते था। पर यहाँ ग्रेट करना तो छोड़ो, यहाँ उसे उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, इसलिए आखिर का उसने खुद कर का दरवाजा खोलकर बाहर आए। तब तक तीनों भाई भी बाहर आ गए थे और सीधा सीडीओ से होते हुए मिला के अंदर चले गए। विला बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फर्नीचर के साथ उसे अच्छे से डेको किया गया था। जैसे जैसे रागिनी अंदर जा रहे थे वह वैसे वैसे शौक हो रहे थे उसे। एक विला में इस वक्त 25 से ज़्यादा सर्वेंट काम कर रहे थे, उन सब ने बहुत सलीके से और एकदम अच्छे से बजाज फैमिली की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह अपना काम कर रहे थे, वह भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, ले सर मैं आपको लिविंग एरिया तक लेकर जाता हूँ। इतना बोलकर वह सर्वेंट आगे आगे और वह तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, अपनी आंखें सकते हुए आगे बढ़ रही थी। सर्वेंट पुणे ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठने का इशारा करता है, उनके बेटे कुछ सर्वेंट पानी लेकर आते हैं, उनके पीछे पीछे लीला आंटी भी आती है और वह अधिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या आप अधिक हैं? अधिक हाँ में कर हिलता है। ये देखकर लीला आंटी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हमें सिया मैडम ने बताया था आपके बारे में, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपको बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा क्योंकि इस वक्त सर और मैडम दोनों ही यहाँ नहीं है, वह कुछ देर में आते होंगे, तब तक के लिए प्लीज कंफर्टेबल होकर यही बैठिए। उनकी बातें ना ही ज्यादा पोलाइट थी ना ही ज्यादा रूट, वह एक प्रोफेशनल तरीके में बस काम की चीज बोल रही थी जिसे किसी को भी कुछ बुरा भी नहीं लगेगा और नहीं चापलूसी जैसा भी लगेगा।
वही रागिनी तो जब से सोफे पर बैठे थे तब से उसने अपनी नज़र पूरे विला में ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया था। वह इतना सर घूम रही थी अगर और थोड़ी देर घूमेगी तो लग रहा था जैसे उसकी गर्दन टूटकर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि जब से आए हैं तब से यहाँ वहाँ देख रही थी और उसकी आंखों में इस वक्त जलन लालच जैसे इमोशन साफ दिखाई दे रहे थे जो लीला आंटी से छुप नहीं पाए थे। वह कोई एरिया औरत नहीं थी, उन्होंने बजाज फैमिली के अंदर ट्रेनिंग ली थी और सालों से उनके लिए काम करती आए थे, इसीलिए वह भी एक नज़र में ही लोगों को पहचानने की काबिलियत रखती थी और वह वहां बैठे उन चारों को अच्छे से देख रही थी और परख भी रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया था और वह चारों अभी भी सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से बहुत सारी कार्स के रुकने की आवाज़ सुनाई दे जिससे सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे से मानव और ध्रुव अंदर आ रहे थे। मानव आगे आगे चल रहा था तो वहीं कुछ कदम पीछे ध्रुव उसके पीछे चल रहा था। मानव को आता देख घर में काम कर रहे सभी सर्वेंट जल्दी से एक एक कर आगे बढ़ाकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। मानव ने हमेशा की तरह अपना 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी और भी सदा डोमिनेटिंग और प्रेशर वाली थी जिसे हर कोई उसके आई कांटेक्ट करने से बच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थी, वह अपनी कौन सा है। मानव उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चलते हुए सीधा लिविंग रूम में आ जाता है जहां उसे वह चारों दिखाई देते हैं और वह अपनी तीखी नजरों से लीला आंटी की तरफ देखा है तो लीला आंटी कहती है, मानव बाबा ये सब सिया बेबी से मिलने आए हैं, कह रहे थे कुछ जरूरी बात है इसीलिए इन यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा था। जिस पर मानव एक नज़र उन सबको देखा है और भाई सिंगल सीटर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसने अपना एक पर अपने दूसरे पर रखा हुआ था और दोनों हाथ वही सोफे पर रखे हुए थे। उसके हर एक हरकत में एक एलिगेंस, एक एरोगेंस था जो उसे खास बना रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, ना ही उसने सामने बैठे चारों से बात करने की पहल की। वह बस बिना कुछ कहे उन चारों को घर रहा था। जब राम ने देखा कि मानव कुछ खुद से नहीं खाने वाला है इसलिए उसने पहल की और कहा, सॉरी एमआर बजाज, आपको यह इस तरह बिना बताए आकर परेशान करने के लिए, पर हमें सिया से मिलना था, जरूरी था इसीलिए इस तरह आना पड़ा। आई होप कि आप समझ सकते होंगे। जिस पर मानव अपनी आंखें छोटी कर उसे करते हुए देखा है और चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट लाते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम सबसे मिलने दूंगा। जिस पर अधिक कहता है, नहीं मिस्टर बजाज, हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। शायद आपको पता नहीं है पर किसी ने सिया के बारे में गलत चीज इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और यह इस वक्त सब जगह फैली हुई थी, पर सब सिया के लिए बहुत गलत बातें बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, एक बार देख लेंगे सिया, ठीक है? फिर हम जल्द से जल्द इन सब पर कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, पर बस मुझे एक बार सिया से मिलना है, देखना है कि वह ठीक है या नहीं। इन सब से बहुत परेशान और डर गई होगी शायद। जिस पर मानव उसे घूरते हुए कहता है, लिटिल डार्लिंग के बारे में जितना तुम सब नहीं जानते ना उतना मैं जानता, उससे भी ज़्यादा मैं उसे जानता, इसलिए मुझे किसी से उसके बारे में कुछ डिस्कस करने में इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात जो ये हुआ है उसे तो मैं खुद संभाल लूँगा और लिटिल डार्लिंग को भी। तो मुझे लगता है अब आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर रागिनी, जो कब से आंखों में लास्ट लिए मानव को घूर रही है जब से वह घर में इंटर हुआ है, उसने हर एक चीज नोटिस की, मानव का एरोगेंस, मानव की पर्सनैलिटी, पावर, उसकी यह शोहरत, जैसे जैसे वह सब देख रही थी वैसे वैसे वह मानव की तरफ और अट्रैक्ट होती जा रही थी। इसलिए उसने अपने बाल कान के पीछे करते हुए, थोड़ा शर्माते हुए और थोड़ा दुखी स्वर में रहती है, देखिए मिस्टर बजाज, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में, आखिर आप गुस्से क्यों ना हो? सिया की वजह से अब आपकी इतनी बदनामी जो होने वाली है, मुझे पता है कि इंटरनेट पर इतना सब कुछ बवाल होने की वजह से आप बहुत नाराज हैं और इन सब का इफेक्ट आपकी रेपुटेशन और बिजनेस पर भी होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। अर्शिया, सिया तो वैसे भी बहुत नादान है, उसे समझ नहीं है, वह किसी के भी बहकावे में आ जाती है, उसे नहीं समझ आता कि हाई क्लास सोसाइटी में कैसे रहा जाता है। आफ्टर ऑल वह इतने सालों से उसे अनाथ आश्रम में जो रही है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिया को इस बारे में समझाऊंगी, और हाँ, मेरी कॉलेज में थोड़ी बहुत पहचान है जिसके चलते मैं सिया को वही कॉलेज हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर दूंगी, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिया की वजह से।
जैसे जैसे रागिनी बात कहती जा रही थी वैसे वैसे रूम का टेम्परेचर नीचे जा रहा था और मन की आंखें गुस्से से धीरे धीरे लाल हो रही थी, पर उसके चेहरे पर अभी कोई इमोशंस नहीं थे। वहीं आसपास कम कर रहे खड़े सर्वेंट जब सिया के लिए रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो वह भी गुस्से से उसे घूरने लगते हैं। अगर कोई ना समझ इंसान होता तो उसे लगता कि रागिनी बस सिया को प्रोटेक्ट कर रही है। वह बहुत सुलझी हुई समझदार लड़के, पर यहाँ कोई उतना ना समझ नहीं था। हर कोई साफ तौर पर समझ रहा था कि रागिनी यह बताना चाहती है कि सिया मानव के साथ रहेगी तो मानव के बिजनेस और रेपुटेशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मानव को सिया को खुद से दूर कर देना चाहिए। रागिनी अपनी बात जारी रखती तभी उसकी बात बीच में काटते हुए अधिक उसे शांत रहने का इशारा करता है, पर रागिनी ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने देखा ही ना हो या उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अधिक क्या कहना चाहता है। तभी रागिनी की नजरें मानव की उन खतरनाक आंखों से जा मिला और उसकी वह आंखें देखकर रागिनी का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वह अंदर ही अंदर डर के मार काट रही थी, पर उसने बाहर से खुद को हो सके उतना शांत और एलिगेंट दिखाने की पूरी कोशिश की। वह मानव के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहती थी। मानव राम की तरफ और फिर अधिक की तरफ देखते हुए अपने ठंडी आवाज में कहता है, मानव बजाज के इतने भी बुरे दिन में ही आए हैं कि मुझे ऐसे लोगों से एडवाइस लेनी पड़े, और एक बात कोई भी वजह मेरे ही यहाँ आकर मेरे ही लोगों के बारे में कुछ कहे मुझे बर्दाश्त नहीं। फिर मानव रागिनी की तरह देखते हुए कहता है, तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो ना, तुम्हें पता है जब जब किसी ने मुझे इस तरह की एडवाइस देने की कोशिश की है, मुझे टोकने की कोशिश की है, आज तक उनकी बॉडी तो छोड़ो उनके बाल तक किसी को नहीं मिला। माना कि वह डेंजरस धमकी सुनकर वहां खड़े सभी के पसीने छूटने लगे। इस वक्त तीनों भाइयों को रागिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने बेवजह ही यह सिचुएशन क्रिएट की थी। वही रागिनी के मन में बहुत मिक्स इमोशंस, गुस्सा, डर, जलन, नफरत और एक अलग पागलपन। रागिनी अपना सर नीचे कर दी में आवाज में होकर कहते हैं, आई एम सॉरी, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपके बारे में ये बोलते हुए उसकी आवाज रुक गई और वह आगे कुछ नहीं बोल। वही मानव ने उसे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर वह उन सभी की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है कि आप सबको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता अच्छे से पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे घर की सर्विस आपको अच्छे से दिखा देंगे। और एक बात, यह आखिरी बार है जब ऐसे ही कोई मूड था कर यहाँ आया है और सही सलामत वापस जा रहा है। अगली बार ऐसा हुआ तो बोलते बोलते वह अपनी बात अधूरी छोड़कर शांत हो जाता है। उसकी वह अधूरी बात भी किसी को भी होने वाले अंजाम के बारे में बताने के लिए काफी थी। अधिक को सच में सिया की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वह एक बार मन की तरफ देखा है और बड़े ही प्लेसिंग वे में, साथ ही बहुत रिस्पेक्टफुली मानव की तरफ देखा है और कहता है, देखिए मिस्टर बजाज, मुझे पता है कि आपको हमारा यह इस तरह यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बस एक बार सिया को देखना चाहता हूँ, ये तसल्ली करना चाहता हूँ कि वह ठीक तो है ना, बस उसके बाद उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। क्या तब तक के लिए मैं कुछ देर रुक सकता हूँ, बस इस बार? उसकी बात सुनकर रागिनी की आंखों में जलन, गुस्सा, साथ ही नक्श के चेहरे पर चिचिड़ाहट साथ देखी जा सकती थी। वही राम खुद ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, वह बस शांति से बैठा रहता है, पर मानव के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। मानव का ऐसा कोई भी दया दिखाने का इरादा नहीं था, इसीलिए वह सबको वहां से भागने ही वाला था कि तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आ गई और मानव कुछ बोलते बोलते रुक गया। इस वक्त वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अब मैं एंट्रेंस की तरफ चला गया और सब एक तक वहां देखने लगी। वही एंट्रेंस से अब किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था अंदर की तरफ आ रहा है। सब ने उसे और देखा तो वहां से सिया अपने हाथ में अपना कॉलेज बैग लिए अंदर आ रही थी। उसे देखकर सभी सर्वेंट चेहरे पर मुस्कुराहट है जल्दी से उसकी तरफ चले जाते हैं। तभी लील आंटी जो कब से वहां पर खड़ी थी वह भी जल्दी से आगे बढ़कर एक पानी का गिलास लेकर सिया की तरफ बढ़ जाती है। हर कोई सिया को बहुत अपनेपन से प्यार से ग्रेट कर रहा था। सिया भी सबसे बहुत प्यार से मिल रही थी, सबको विश कर रही थी। वही लीला आंटी आगे जाकर उसे पानी का गिलास थमते हैं, उसके हाथ से बैग लेते हैं तो सिया भी पानी का एक शिव लेकर अपने साथ चल रहे एक सर्वेंट की तरफ वह गिलास बढ़ा देती है। फिर वह लीला आंटी की तरफ देखते हुए कहती, गुलाब को बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अच्छा सा चटकदार खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं ना अब पागल हो जाऊंगी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जिस पर लीला आंटी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बाबा अंदर तो आओ, घर में आए नहीं कि आदेश देना शुरू।
डिस पर सिया मुस्कुरा देती है और सभी सर्विस जो सिगरेट कर रहे थे सिया भी मुस्कुराते हुए सबको गेट करते हुए अब तक हाल के करीब पहुंच गई थी। उसके सामने सोफे पर मानव बैठा दिखाई देता है। वही राव ब्रदर्स और रागिनी उसकी तरफ पीठ करके सोफे पर बैठे हुए थे, जिस वजह से सिया ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वही सिया जल्दी से सबसे मिल मानव की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे खडूस आप आज इतनी जल्दी, आज आपको काम नहीं? ये कहते हुए वह लगभग मानव के करीब पहुंचे और वह उसकी गोद में बैठते ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे उन सभी पर गई और वह बैठे बैठे रुकते। सिया को उसे सबके सामने मानव के गोद में बैठना अजीब लगा, इसलिए वह मानव के साइड वाले सोफे पर बैठने के लिए अपने कदम बढ़ती ही है कि तभी मानव आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे सिया सीधा उसके गोद में जाकर बैठ जाती है। वही सिया के एक हाथ मानव के शोल्डर पर, दूसरा उसके चेस्ट पर था। तभी मानव का एक हाथ मजबूती से सिया के कमर को थामे हुए था। इन सब के सामने ऐसी पोजीशन में मानव के इतने करीब बैठना सिया को बहुत एम्बरासिंग फील कर रहा था, इसलिए वह उठने की कोशिश करती है पर मानो तो मन था उसने सिया को हिले तक नहीं दिया। हार मानकर चुपचाप उसके गोद में बैठने का सोच और अच्छे बच्चे की तरह उसके गोद में बैठ गए। उसके बाद उसने सामने उन सभी को देखा जो आंखें पड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए सिया ने अपना गला साफ किया और अधिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सब इस वक्त यहाँ, वह भी एक साथ, कुछ बात है? सिया का सवाल सुनकर वह चारों पोस्ट में आए और फिर उन सब की नज़र मानव के चेहरे पर गए। जा कुछ देर पहले कोल्डनेस, क्रूएलनेस, कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। इस वक्त उसे चेहरे पर थोड़ी सी नमी आ गई थी और वह बड़े ही मजबूती से सिया को अच्छे से पकड़ कर बैठा था, जैसे वह सिया को छोड़ दे तो सिया गिर जाएगी। सिया का सवाल सुनकर वह सभी होश में आते हैं। फिर अधिक सिया की तरफ देखते हुए, मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने न्यूज़ पर और इंटरनेट पर वह सभी अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें बहुत बार कॉल भी किया, मैसेज भी किया, पर तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए आखिर में मैं यहाँ आ गया। पर तुम अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए ये रुककर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वही उनके साथ बैठे रागिनी तो सिया को जानलेवा नजरों से घर रही थी, पर उसकी इन नजरों से वहां बैठे या खड़े किसी को भी घंटा फर्क पड़ रहा था। वही रागिनी अपने मन में सोच रही थी कि जब वह सिया से ऐसी सिचुएशन के बाद मिलेगी तो जरूर सिया उसे रोते हुए, उदास, डरी हुई मिलेगी और सबको एक्सप्लेनेशन देते हुए घूम रही होगी। पर यहाँ तो सीन ही कुछ अलग था। सिया को देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह वही लड़की है जिसके बारे में पूरे दिन इंटरनेट पर न जाने क्या क्या उपाय और बातें फैल गई है और सब उसे न जाने क्या कुछ नहीं कह रहे। सिया तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर राम को लगा किसी को सच में इस बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए वह सिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने इंटरनेट पर फैल रही उन गलत अफवाह के बारे में नहीं सुना? जिस पर सिया एक तिरछी नज़र से रागिनी करे देखते हैं और फिर कहती है, हाँ मैंने देखा भी है, सुना भी है। तो सिया के ऐसे जवाब से अधिक थोड़ा बेचैन हो जाता है और कहता है, फिर किसी ने तुम्हें बोली तो नहीं किया, क्या कुछ कहा तो नहीं? जिस पर सीधे सीधे नहीं बोलते। इस पर अधिक कहता है, तुम डरो, मैं इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ करता और यह सभी चीज़ों का पता लगाऊंगा कि यह सब किसने किया है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे इन सब की अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी। वह सभी बात ही कर रहे थे और सिया भी उनकी बातें बहुत अच्छे से सुन रही थी और उसके चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस भी। तभी वहां पर लीला आंटी हाथ में ट्रे लेकर आ जाते हैं और वह ट्रेन सिया और मानव के सामने रख देते हैं। ट्रेन में सिया के लिए कुछ स्नैक्स और मिल्कशेक रखी हुई थी। उसे देखकर सिया के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आ जाती और रोज जल्दी से मिल्कशेक का एक शिवली लेती है। फिर वह सामने अधिक की तरफ दिखती है और खाने तो आप कहना चाहते हैं कि जो इंटरनेट पर सब हो रहा है आप उन सब को लेकर परेशान हैं और मेरी मदद करना चाहते हैं, राइट? ये बोलते हुए वह कुछ स्नैक्स उठाकर उसकी बाइक लेती है। वैश्या का सवाल सुनकर अधिक जल्दी से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चेहरे पर प्यारी सी बच्चों जैसे मुस्कुराहट आती है और कैसे, तो फिर ठीक है, एक काम करें, आप इंटरनेट पर यह पोस्ट कर दीजिए कि मैं आपकी बायोलॉजिकल असली बहन हूँ, सारा मैटर बस कुछ मिनट में साफ हो जाएगा, है कि नहीं? बढ़िया आइडिया करोगे आप? ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस छोटे बच्चों की तरह। सिया की बात सुनकर वहां बैठे उन चारों को शॉक लगे। उनमें से किसी ने भी इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि सिया कुछ ऐसी डिमांड करेगी। वही नक्श जो कब से खामोश था वह सिया की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारा दिमाग तो सही से काम कर रहा है।
सिया अपने ग्लास से एक और शिव लेते हुए नक्श की तरफ देखती है और थोड़ा बोरियत के साथ रहते हैं। देखो, तुम में से किसी को भी मैं यहाँ नहीं बुलाया, ना ही यह बताया कि आओ मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ। तुम खुद यहाँ आए, उसके बाद तुमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बस बताया कि यह कर सकते हो, करना है तो करो, नहीं तो निकालो। वहां हर कोई दंग था, तो मानव के चेहरे पर एक्सप्रेशंस थोड़े अलग से। वह एक ताकसिया को देख रहा था जो उसके गोद में मांस, अपने स्नैक्स और मिल्कशेक को एंजॉय करते हुए उन सब की फिरकी लेने पर अड़ी हुई थी। वही रागिनी जो मानव के डरावने एक्सप्रेशन से पहले एकदम शांति से बैठी हुई थी, अब उसके गुस्से का पर चढ़ गया और उसने अपने ऊपर से काबू को दिया और वह लगभग सिया के ऊपर चिल्लाते हुए खड़े होकर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए, सिया अपने लिमिट क्रॉस मत करो, हम तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, हम सबको तुम्हारी फिक्र थी, पर तुम तो हम सबका मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें ये सब जोक लगता है। सिया अपने सर पर हाथ रखते हुए, आर राव परिवार की प्रिंस है, मैं मजाक क्यों करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ, सच्ची। अभी तो इन्होंने मुझे सॉल्यूशन पूछा था, मैंने बस जो सॉल्यूशन है वह बताया। क्या मैं आई थी आप सबके पास कि आओ मेरी मदद करो, मैं एक कमजोर बेसहारा अबला लड़की हूँ जिस पर सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आओ मुझे बचाओ, ऐसा कुछ कहा था मैंने? नहीं, तुम सब खुद आए हो, तो फिर अब मुझ पर ही गुस्सा, मतलब कमल है। नक्श कहता है, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से देखना तुम बहुत बड़ा फंसोगे, और फिर जब तुम मदद के लिए सबसे भीख मांगोगे ना, तब भी कोई तुमसे मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, ये बात याद रखना मेरी। नक्श के इस बात पर सिया उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट देते हुए, खेत में फैमिली के छोटे राजकुमार को गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, जब मैं इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसूंगी ना, तब भी मुझे आप में से किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ, और अगर मुझे किसी की मदद की जरूरत भी पड़ी तो वह आप कभी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास मेरे अपने। ये बोलते हुए उसकी नजर मानव पर थी। सिया का खाने का सीधा सा मतलब था, अगर कोई मुसीबत है तो वह खुद हैंडल कर लेगी और उसके लिए वह इम्पॉसिबल है तो मानो तो वही था, वह बस एक चुटकी बजाते ही सब कुछ सॉल्व कर देगा, तो उसे क्या ही जरूरत है उन सब की। अधिक सिया का ऐसा बिहेवियर देखकर समझ गया कि कॉलेज इंसीडियस के बाद सिया का जो थोड़ा बहुत विश्वास उसने जीता था वह उसने को दिया है, और अब सिया उससे पहले की तरह ही बिहेव कर रही है। वह कर भी क्या सकता था, गलती भी तो उसकी थी, इसलिए उसने सिया को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, देखो से मुझे पता है ये सब गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ भी बहुत गलत है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ये सब चीज़ सॉल्व करूँगा, और इसके पीछे जो कोई भी होगा ना उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, वह पछताएंगे ये सब करने के लिए। जिस पर सिया के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट है, और वह अधिक की तरफ देखकर थोड़ा पोलाइट होकर कहते हैं, और आपको क्यों लगता है कि मैं उसे इंसान को जाने दूंगी जिसने मेरे साथ यह सब किया, आप बस कल का इंतजार कीजिए। रागिनी को घूरते हुए कहते, जिसने भी यह सब किया है उसे खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इस कहावत का असली मतलब कल समझ में आएगा। और फिर अधिक की तरफ देखते हुए, मैं सिया हूँ, सामने से किसी से बढ़ती नहीं हूँ, और अगर कोई मेरे से लड़ता है ना तो मैं उसकी चटनी बनाकर रख देता हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कल का इंतजार करना। ये कहते हुए उसकी नजरें रागिनी पर थी और उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराते, फिर उसने अपनी मुस्कुराहट तुरंत एक प्यारी सी मुस्कुराहट में बदला और मानव की तरह देखते हुए कहते हैं, क्यों है ना खड़ूस, मैंने सही कहा ना? वही सिया की नजरें और सिया की बातें और वह डेविल मुस्कुराहट देखकर तो रागिनी के अब पसीने छूटने लगे थे, उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। अब उसका दिमाग बस एक ही चीज सोने में लगा हुआ था, क्या फिर सिया कहना क्या चाहती है और कल क्या होने वाला? क्या सच में सिया को पता चल गया है कि इन सब के पीछे कौन है, या बस डराने के लिए झूठ बोल रही है? यही सब सोते हुए उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशंस बहुत भद्दे हो गए थे। भाई, ये चीज राम ने नोटिस कर ली थी कि सिया की इन बातों पर रागिनी बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस एक नज़र सिया को दिखा जो इस वक्त मानव की गोद में बैठी हुई थी। वही मानव जो सिया का अब तक का सभी बिहेवियर देखकर बिल्कुल शांत, उसने ना ही सिया को रोक ना ही उसे कुछ कहा, वह बस सिया की बातें सुन रहा था। और जब सिया ने उसे उसकी तरफ देखते हुए अपना कहा तो उसका दिल अचानक से तेज हो गया था धड़कन पर, उसने खुद को काबू किया। इस वक्त लगभग शाम हो गई थी, एक बड़े से क्लास विंडो से डूबते हुए सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जो सीधा मानव और सिया के ऊपर पड़ रही थी। इस वक्त एक सिंगल सोफे पर मानव किसी डेविल किंग की तरह बैठा हुआ था और वही उसके गोद में सिया किसी डेविल क्वीन की तरह बैठे हुए थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, नज़ारा बहुत प्यार बन रहे, कोई ये देखे तो उन्हें एकदम परफेक्ट कपल समझ ली, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, वह दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे।
मानव सिया को देखते हुए ही कहते हैं मुझे बॉडीगार्ड्स को बुलाने की जरूरत है। उसके इस बात पर वहां बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। वही मानव की बात और बॉडीगार्ड का एक्शन राव ब्रदर्स और रागिनी को ये बताने के लिए काफी था कि वह उन सबको यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए वह वहां से जल्दी से पीछे मुड़कर निकलने लगे। वही रागिनी को तो पहले ही सिया को मिलने वाली है इज्जत, ये लाइफस्टाइल, मानव की करीब ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि इन सब पर उसका हफ्ता, पर सिया ने बीच में आकर सब कुछ उससे छीन लिया। उसे वहां से नहीं जाना था, उसका बस चले तो अभी वह सिया के पास जाकर उसे बालों से पकड़कर मानव से दूर धकेल दे और खुद मानव की गोद में बैठे। पर यह सब तो उसके सपने में भी पॉसिबल नहीं था। क्या ये कर सकती थी? इसलिए मन मारकर अपने भाइयों के साथ वहां से निकल गई जाती है। उन सब के जाने के बाद हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी सर्वेंट लगभग वहां से गायब हो चुके थे। लीला आंटी का भी कोई अता पता नहीं था। इस वक्त इतने बड़े हॉल में सिर्फ मानव और सिया बैठे हुए थे और अभी भी उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली, इसलिए अभी मानव के गोद में बैठी हुई थी। सिया जब मानव की तरफ देखती है और जब उनका आई कांटेक्ट होता है तब सिया को अचानक कुछ दिन पहले हुई चीज याद आती है और वह तुरंत मानव की तरफ देखते हुए कहती है, देखो खड़ूस, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? सिया के इस सवाल पर मानव के होठों के कोने थोड़े ऊपर होते हैं। वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसके गालों पर हल्का सा रख करते हैं। अपने डीप पर ठंडी आवाज में सिया की आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्यों नहीं बता देती? वैसे भी तुम्हें देखकर लग रहा है कि काफी कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। वही मानव की बात सुनकर सिया एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती। फिर वह अपना सर मानव के सीने पर रखकर बोलती है, देखो मेरा बहुत सिंपल सा रोल है, जब तक तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगी। अब सामने वाला चाहता है कि मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, तो मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं ना, इसलिए मैंने सोचा उसकी वह दिल्ली तमन्ना पूरी की जाए, और है ना इसमें मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद चाहिए। ये बोलकर वह मानव की तरफ सर उठा कर देखी और बार बार अपने पलके झपकाने लगती है। वही मानो उसके चेहरे पर आई वह मुस्कुराहट और उसके बातों के पीछे छिपे मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ रहा था, पर वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे किया कि कोई बात समझ ही नहीं है। फिर सिया को अच्छे से एक्सप्लेन करो, आखिर क्या चाहती हो तुम? और फिर सिया के आंखों में देखते हैं, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं एक बिजनेसमैन, जब तक मुझे किसी चीज में अपना प्रॉफिट नहीं दिखता तब तक मैं कुछ नहीं करता, इसलिए बताओ कि तुम्हारी मदद करने पर मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? फेशियल जो उसके गोद में बैठी थी वह मानव की ऐसी डबल मीनिंग बातें सुनकर शर्मा जाती। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह अपना सर नीचे करके शांति से बैठी रहती है। वही मानव उसको यूं शर्माता देखकर उसे और परेशान करते हुए उसके चेहरे को पकड़ ऊपर उठना है, उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर फिर एक बार वही सवाल पूछता है। उसे सिया को ऐसे छेड़ने में और सिया को यूं शर्माते देखने में बहुत मजा आ रहा था। वही सिया मानव की आंखों में देखते हुए कुछ कहने वाली थी, आप किसी की आने की आहट सुनाई देती की आवाज बढ़कर जल्दी से गोद से उतरकर दूरी पर खड़े हो जानी है। तभी कहाँ पर बिना आंटी आ जाती है जो उन दोनों को फ्रेश होने का कहने के लिए आई थी। फ्रेश होने बात सुनकर जैसे सिया को एक अच्छा मौका मिल गया है वहां से भागने का, तो वो इस बात का फायदा क्यों नहीं उठाती? और इसलिए सिया तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो मानव का सामना नहीं करना चाहिए, इसलिए वह कमरे में जाकर उसको लॉक कर लेती है। और वही मानव घुरकर एक बार लीला आंटी की तरह दिखता है, फिर वह अपने इंटेंस नजरों से सिया के कमरे की तरह देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और वही रागिनी और उसके भाई वापस घर पहुंच चुके थे। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती। इस वक्त पूरी तरह से पागल होने के कगार पर पहुंच गई थी। उसके दिमाग में क्या कुछ इमेजिनेशन आकर चली गई थी आने वाली सिचुएशंस को लेकर, और उसे अब अंदर के अंदर डर लग रहा था। आंखें सीरियल करने की आवाज है और उसके कहने का क्या मतलब है? कल क्या होने वाला? कहीं उसे पता तो नहीं चला कि इन सब के पीछे उसका हाथ है? और सिर्फ खुद के सवाल का जवाब देते थे वह खुद करके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ध्यान देकर भी सब किया था और इस बात का तो खास ध्यान रखा था मेरा कोई भी कनेक्शन ना हो। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, पर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? और वह कमरे में यहाँ कहाँ चक्कर काटते हुए खुद से कह रही थी, अगर परिवार वालों को और सबको पता चल गया इन सब के पीछे उसका हाथ है तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे? वह क्या एक्शन लेंगे? कहीं उसके साथ कुछ और
इतना सोचते सोचते हो खुद को आगे पास सोने के लिए रखती है। ऐसा कुछ भी होगा मैं पकड़ ही नहीं जा सकती, यह बस उसे डराने के लिए क्या है और पर मैं उसके ऐसे खेल में नहीं फंसना, ये ठीक है। उस घटिया लड़की ने ये सब सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए, ये सब कहाँ होगा और ये कहकर वह सोफे पर बैठ जाती है और बार बार अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। तो उसे कुछ नया नहीं दिख रहा होगा, हर जगह सिया की न्यूज़ चल रही थी और उसने उन सब का इतना ज़्यादा टेंशन की वजह से ना ही वह अपने कमरे से बाहर निकल, ना ही उसने रात को डिनर किया। रात भर को बस एक तक अपने मोबाइल को देख रही थी और पर अब तक ऐसा कुछ नहीं है। लगभग इसी तरह रात की 3 बजे तक रागिनी जागी रही, पर अब उस पर नींद हावी होने लगी थी। वो बैठे बैठे ही झपकियां मारने लगी और आखिर में वो सो गई। और अगली सुबह 10 बजे बार बार मोबाइल रिंग होने की वजह से और मोबाइल पर आ रहे मैसेज के नोटिफिकेशन के आवाज़ से रागिनी की नींद खुल गई। रात को बहुत देर से सोने की वजह से वह आज कुछ ज़्यादा ही देर तक सोई रह गई और पर बार बार आ रही आवाज की वजह से आखिरकार उसकी नींद खुल गई और उसे दिन चिड़चिड़ाहट के साथ मोबाइल को बंद करने की सोचकर मोबाइल हाथ में लेती है और जैसे स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं और अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसकी पूरी मोबाइल स्क्रीन इस वक्त बहुत सारे मैसेज कॉल से भरी हुई थी और यह सब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अभी बहुत से कॉल मैसेज एक साथ आ रहे थे, जिस वजह से बेचारे का मोबाइल हैंग होने के कागज पर आ गया था और जैसे तैसे करके वह मोबाइल का लॉक स्क्रीन ओपन करती है। रात को उसने अपनी सोशल मीडिया ऐप ओपन ही रखी थी, इसलिए जैसे मोबाइल अनलॉक हुआ उसकी था उसे सोशल मीडिया है फ्रंट पेज दिखाई देने लगा और रागिनी जैसे जैसे स्क्रीन को देख रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे के रंग उड़ने जा रहे थे। इतनी सुबह उसके पसीने छूट रहे थे, हाथ में कपड़ा मोटा, लगभग बैठे बैठे काँप रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर दर आंखों में आंसू थे और वह बहुत पूरी तरह से काँप रही। तभी दरवाजे पर मैसेज शराब की आवाज़ आती है जो दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे बुला रही थी, पर रागिनी इतने बड़े शौक में थी कि उसे कुछ सुनाई देना समझना सब बंद हो गया था। वह इस वक्त बिल्कुल एक पुतले की तरह वहां पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां को देखकर अचानक उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं और वह आगे बढ़ाकर उन्हें गले लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती है। वह इतना ज़्यादा जोर से रो रही थी कि उसकी रोने की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही थी। साथ ही ज़्यादा रन की वजह से उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी थी। वहीं रागिनी की ऐसी हालत देखकर मैसेज राहु को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह हर एक कोशिश कर रही थी रागिनी को संभालने की, शांत करने की, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। बीते समय के साथ रागिनी का रोना कम होने की जगह बढ़ रहा था। अगर ऐसा ही चला रह रहा तो रागिनी की तबीयत जरूर खराब हो जाएगी, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान होने लगे। तभी रागिनी के रोने की आवाज़ सुनकर अभी अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके मिस्टर राव कमरे में आते हैं और जब सामने का नज़ारा देखते हैं तो वह परेशान होते हैं और जल्दी से रागिनी के पास आते हैं। रागिनी को ये ब्लैक ब्लैक कर रोता देख वह थोड़े परेशान हो जाते हैं और फिर अपने बीवी की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को, या ऐसा रो क्यों रही है? जिस पर मिसेज राव ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, बस अपने हाथ में पड़ा मोबाइल उनकी तरफ कर देते हैं। मिस्टर राम एक नज़र अपनी बीवी को देखते हैं, फिर उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और स्क्रीन पर देख रहे चीज़ जब वह पढ़ते हैं तो उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वही श्रीमती राव रागिनी को गले लगाए हुए ही कहते हैं, ये सब उसे लड़की ने किया होगा, वह तो बस यही चाहती थी उसकी वजह से मेरी बच्ची आज ऐसी हालत में। मैं उस बदतमीज मनुष्य लड़की को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी जो वह अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यह सब करने की? तो दरअसल हुआ ये था कि पूरे इंटरनेट पर इस वक्त किसी ने पूरे इंटरनेट पर शिया रागिनी और मिस्टर एंड मिसेस राव की डीएनए रिपोर्ट किसी ने पोस्ट कर दी थी। साथ ही एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी था जिसमें ये बताया गया था कि बचपन में गलती से सिया और रागिनी आपस में बदल गए थे और राव परिवार सिया के बदले रागिनी को अपने घर ले आया, जिस वजह से सालों तक सिया एक अनाथ आश्रम में पाली बड़ी। वही रागिनी जो एक गांव के गरीब कपल की बची थी, वह सिया की जगह पर इतने सालों तक राव मेंशन में देश आराम की जिंदगी जीते आई। पर जब सिया वापस आई तब रागिनी ने बहुत ड्रामा क्रिएट किया और इसी के चलते राव परिवार ने सिया को एक्सेप्ट नहीं किया। पर मिस्टर ओल्ड राज की वजह से उन्होंने मजबूरी में सबको ये बताया कि सिया उनकी अडॉप्टेड बेटी है, पर असल बात ये थे कि सिया उनकी असली बेटी थी, राव परिवार की प्रिंसेस और इकलौती बेटी।
इसी के साथ बहुत सारी इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और इससे पूरे इंटरनेट पर एक अलग अलग ही तहलका मचा हुआ था। हर तरफ इस बारे में बातें हो रहे थे। पहले तो बहुत से लोगों को इस पर विश्वास से नहीं हो, सबको लग रहा था कि यह सब झूठ है, किसी ने झूठी रिपोर्ट्स पब्लिश की है। पर जब किसी ने कमेंट में बताया कि यह रिपोर्ट्स झूठी नहीं बल्कि यह रिपोर्ट्स आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से बनाई गई है और इस पर आर्मी हॉस्पिटल का नाम और स्टाम्प भी है, और कोई भी क्यों ना हो, अगर ऐसे आर्मी रिलेटेड चीज़ पब्लिश करता है तो सबसे पहले इसे अच्छे से चेक किया जाता है, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ झूठी या किसी ने डुप्लीकेट तरीके से बनाई हो तो वह तुरंत अपने आप गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट से हटा दी जाती है। इस पोस्ट को और इसके साथ बताए गए किसी भी इंफॉर्मेशन को अब तक गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी तरह से हटाया या बंद करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि यह सब सच है। उसे कमेंट के बाद सभी ने इन सभी चीज़ों को गौर से देखा और समझा। बहुत लोगों ने तो खुद से इस बारे में सर्च किया, तहकीकात की और सच सबके सामने आया। अब पूरे इंटरनेट पर अलग ही बवाल मचा हुआ था। यहाँ कई लोग रागिनी को बहुत भला बुरा कर और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वही सबको अब सिया पर बहुत तरस और दया आ रही थी। कल तक जो लोग सिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए एक पल का भी इंतजार नहीं कर रहे थे, आज वही लोग रागिनी के साथ भी वही कर रहे थे। पूरे इंटरनेट पर यही चीज़ वायरल हो गई थी और उसे पोस्ट हुए बस आधे घंटा या 1 घंटा हुआ होगा, पर अब तक इस पर 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रिएक्ट कर चुके थे, देख चुके थे। कर भी क्यों ना, कोई आम चीज़ नहीं थी। दिल्ली के सबसे अमीर फैमिली में से एक तरह परिवार के जुड़े मामले थे, जहां राव परिवार हर फील्ड में सबसे बेहतरीन रह चुके हैं। जैसे कि मिस्टर ओल्ड राव अपने समय में आर्मी के सबसे बेस्ट कर्नल रह चुके हैं, वही उनके बेटे बिजनेस में इंडिया में टॉप 5 में आते थे और उनकी बहू टॉप सोशलाइट में आती थी। उनके बाद उनके पोते बड़े पोते ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए बिजनेस ज्वाइन किया और उसे एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दूसरे पोते अधिक ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और उसे अपने बलबूते पर इंडिया की टॉप 10 में लेकर आया। वही उनका छोटा पोता जो गेमिंग में किसी किंग की तरह था, जहां उसे कोई हार नहीं सकता था। वह गेमिंग का दुनिया का एक राजा था जो पूरी दुनिया में अपने गेमिंग स्किल के लिए जाना जाता था। राव परिवार में बहुत समय से किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था, इसीलिए जब रागिनी उनके परिवार में आए तब उन सब ने उसे सर आंखों पर बिठाकर रखा था। हर जगह उसे अपने साथ ले जाते, जहां सब रागिनी के बारे में बातें करते। बहुत लोगों को तो उसकी किस्मत पर जलन होती थी कि किसी का लॉक इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वही रागिनी ने भी अपने मां के साथ मिलकर अपनी अच्छी खासी इमेज बनाई हुई थी। हाई सोसाइटी में वह यंग सोशलिस्ट की आइडल मानी जाती थी। हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता था, उसकी परवरिश, उसका रहन सहन, उसका एलिफेंट, उसके कपड़े, हर एक चीज़ के बारे में तारीफ होती थी। हॉबी क्यों ना, उसके पीछे इतने लोग जो थे उसे सपोर्ट करने के लिए। अगर किसी ने रागिनी के लिए कुछ गलत करने या सोने की भी गलती की तो उसका पूरा परिवार उसके पीछे किसी चट्टान की तरह खड़ा रहता था। और रागिनी अपने परिवार नाम स्टेटस का हमेशा बहुत दिखावा करते थे, बहुत फायदा भी उठती था और इसी के चलते उसने बहुत लोगों को परेशान भी किया है, जो हर बार दबाया गया बस राव परिवार के डर से। पर आज सबको समझ आ रहा था कि असल में तो रागिनी राव परिवार की बेटी थी ही नहीं, उसने तो राज परिवार की असली बेटी यानी सिया की जगह हड़प ली थी। और कितनी बेशर्मी की बात है, जब राम परिवार की असली बेटी वापस आए तो उसे उनकी नकली बेटी ने उसे अपने ही घर से निकलवा दिया। वही इंटरनेट पर तो ऐसे भी बहुत लोग थे जो रागिनी की तरफ से कह रहे थे जैसे इन सब में रागिनी की क्या गलती है, वह तो खुद छोटे बच्ची थी जब ये सब हुआ, इसलिए वह सब रागिनी को इस बारे में ब्लेम नहीं कर सकते वगैरह। रागिनी के सपोर्टर से ज़्यादा सिया के सपोर्टर ज़्यादा थे, जो ऐसे लोगों को भी अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। जैसे जब किसी ने कहा कि रागिनी के इन सब में क्या गलती है, वह तो खुद छोटी थी, जिस पर सिया के एक सपोर्टर ने कहा मानते हैं जब ये सब हुआ तब रागिनी भले ही छोटी थी, पर सालों बाद जब सिया वापस आए तो रागिनी को सिया को उसकी असली पहचान और जगह देनी चाहिए थी। पर रागिनी ने क्या किया, सिया को उसी के परिवार से उसी के घर से निकलवा दिया। तभी किसी ने एक और चीज पर सबका ध्यान ले कि सिया के बारे में राव परिवार ने सबको झूठ कहा, यहाँ तक कि किसी ने भी सिया की असली पहचान सामने नहीं लाए। और कल जब सिया के बारे में इतना सब कुछ इंटरनेट पर झूठी अफवाहें फैला रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, तब भी राव परिवार शांत रहा। इन सब का क्या मतलब है? वहीं दूसरी तरफ मानव की विला में
इस वक्त सिया अपनी बालकनी में बने झूले पर एक बड़े से मग में अपनी फेवरेट हॉट चॉकलेट लेकर हाथ में तब लेकर आराम से उन सभी कमेंट्स के मजे ले रहे थे। उसे तो अब ये देखना था इतना सब कुछ होना आने के बाद आखिर रागिनी क्या करने वाली है, क्योंकि जब तक रागिनी अपना अगला कदम नहीं उठाएगी तब तक सिया अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेगी। वही मानव अपने स्टडी रूम में अपने चेयर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही ध्रुव उसके बगल में खड़ा होकर मानव को रिपोर्ट दे रहा था। सर, जैसे लेडी बॉस ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ है और हमें अपने सोर्सेस से यह मेक श्योर किया है कि कुछ भी हो जाए पर यह न्यूज़ इंटरनेट से हटने नहीं चाहिए, ना ही इसे किसी दूसरे न्यूज़ से रिप्लेस किया जाए। उसकी बात पर मानव बस हल्का सा सर हिलाकर जवाब देता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता। इशारे समझते ही द्रव्य वहां से चला जाता है। स्टडी रूम का दरवाजा बंद हो जाने के बाद मानव अपने चेयर पर ली होते हुए कहता है, गुड वन डार्लिंग, आई लाइक इट। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी और वह एक तक अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर सिया का वॉलपेपर लगाया हुआ था उसे देख रहा था।